एक बार सोचिए, आप अपने ही विचारों के साथ चुपचाप बैठे हैं और अचानक आपको एहसास होता है कि जिंदगी ने जितनी चीजें सिखाई, उनमें सबसे जरूरी सबक शायद किसी ने साफ साफ बताया ही नहीं। जैसे भावनाओं को संभालना, दर्द को समझना, उदासी से निपटना या खुद से दयालु होना। ऐसा लगता है जैसे स्कूल में सब पढ़ाया गया, बस ये नहीं कि जब दिल टूटे तो क्या करें, जब मन उदास हो जाए तो कैसे जिए, जब दिमाग उलझ जाए तो रास्ता कैसे ढूंढे। यही बात इस किताब का दिल है कि अगर ये सब पहले किसी ने समझाया होता तो शायद जिंदगी थोड़ी आसान हो जाती। लेखिका, एक मनोवैज्ञानिक डॉक्टर, हमें किसी क्लासरूम के स्टाइल में नहीं बल्कि एक दोस्त की तरह बातें करती है। वो कहती है कि इंसान जिंदगी जीतने के लिए नहीं बल्कि उसे समझने के लिए जीता है, और समझने की ये प्रक्रिया अक्सर दर्द, डर और उलझनों से होकर गुजरती है। तो वो इस किताब में हमें छोटे छोटे टूल्स देती है, जैसे जेब में रखे काम के औजार जिन्हें हम मुश्किल वक्त में निकालकर इस्तेमाल कर सकें। जैसे जरा सोचिए, एक लड़की है जो सुबह उठती है और उसे ऐसा लगता है कि उसके सीने पर कोई भारी पत्थर रखा है। कोई बड़ी वजह भी नहीं, बस मन खाली सा और भारी भी। वो उठकर काम पर जाती है, लोगों से हंसकर बात करती है, लेकिन अंदर से उसे लगता है जैसे वो बस किसी तरह दिन काट रही है। पहले वो खुद को ही दोष देती थी, मुझ में ही कुछ गड़बड़ है, मैं कमजोर हूं। लेकिन बाद में उसने समझा कि ये डिप्रेशन के लक्षण हैं, और इन्हें समझना, नाम देना, खुद को दोष देने से कहीं ज्यादा मददगार होता है। यही किताब हमें सिखाती है कि भावनाओं को पहचानना, उन्हें नाम देना, आधा इलाज खुद ब खुद बन जाता है। लेखिका बताती है कि हम सब अपनी भावनाओं के मैनेजर होते हैं, पर बचपन से हमें यह तो सिखाया गया कि गुस्सा मत करो, रो मत, मजबूत बनो। लेकिन यह नहीं सिखाया गया कि जब गुस्सा आए तो उसे कैसे समझे, जब आंखें भर आएं तो खुद को कैसे संभाले। तो बहुत बार हम अपनी भावनाओं को किनारे धकेलते जाते हैं और फिर वो अंदर जमा होती रहती है, जब तक कि एक दिन फट न जाए। और यहीं से कहानी उस सच की ओर मुड़ती है कि दर्द का मतलब ये नहीं कि आप टूट गए, बल्कि ये कि आप इंसान हैं। लेखिका एक और उदाहरण देती है, एक लड़का जो हर छोटी बात पर खुद को जज करता है। किसी मीटिंग में अगर वो कुछ गलत बोल दे तो पूरी रात उसे वही बात सताती रहती है। मन में आवाज आती है, तुम बेवकूफ हो, तुम कभी सही नहीं कर सकते। धीरे धीरे वो हर चीज से डरने लगता है, लोगों से दूर रहने लगता है। फिर एक दिन थेरेपी में वो सीखता है कि हमारे दिमाग में एक नेगेटिव स्टोरी टेलर बैठा होता है जो हमेशा बुरी बातें बढ़ा चढ़ाकर सुनाता है। लेकिन हम उस कहानी को चुनौती दे सकते हैं, यानी अपने विचारों को सच्चाई मत मान लो। पहले पूछो, क्या ये बात सच है या बस मेरा डर बोल रहा है। किताब का एक बड़ा हिस्सा हमें यह सिखाता है कि मूड बदलने के लिए पहले एक्शन बदलना पड़ता है। जब मन बेहद भारी हो, तब दिमाग खुद तो आपको चलकर बाहर नहीं ले जाएगा। आपको ही छोटे कदम उठाने होंगे, जैसे सिर्फ 5 मिनट टहलना या कमरे की एक चीज व्यवस्थित कर देना। ये छोटे कदम दिमाग को सिग्नल देते हैं कि आप हार नहीं मान रहे। और आप सोचिए, कितनी बार हम ये गलती करते हैं कि पहले अच्छा महसूस होने का इंतजार करते हैं, फिर कुछ करेंगे। लेकिन सच्चाई उलट है, पहले करना पड़ता है, फिर अच्छा महसूस होता है। लेखिका फिर हमें एक और कहानी सुनाती है, एक महिला की जिसने अपनी जिंदगी में कई नुकसान झेले। एक रिश्ता टूटा, फिर नौकरी चली गई, फिर उसे लगा कि जिंदगी ने उससे सब कुछ छीन लिया। वो हर दिन यही सोचती, मेरे साथ ही ऐसा क्यों। लेकिन थेरेपी में उसने सीखा कि दुख एक वेव की तरह आता है, लहर की तरह उठता, टूटता और फिर शांत हो जाता है। अगर हम उसे रोकने की कोशिश करें तो वो और जोर से टकराता है, लेकिन अगर हम उसे महसूस होने दें बिना खुद को दोष दिए, तो धीरे धीरे दर्द अपना असर कम कर देता है। यही तो हम अक्सर नहीं जानते कि दर्द से भागना ही उसे और पावर देता है। डॉक्टर बताती है कि हमारे अंदर 2 हिस्से होते हैं,
एक जो दर्द महसूस करता है और दूसरा जो उसे देख सकता है। जब हम दर्द हो रहा है की जगह मैं दर्द महसूस कर रहा हूं कहते हैं, तो हम खुद को दर्द से अलग कर देते हैं। इससे कंट्रोल वापस हमारे हाथ में आता है। और इस किताब की सुंदर बात यह है कि वो हमें ये सब ज्ञान किसी मुश्किल भाषा में नहीं, बल्कि बहुत ही सहज अंदाज में देती है, जैसे कोई अपने दिल का अनुभव बांट रहा हो। फिर बात आती है सेल्फ केयर की। आजकल ये शब्द बहुत लोकप्रिय है, लेकिन असली सेल्फ केयर सिर्फ मोमबत्ती जलाने या स्पा जाने का नाम नहीं। असली सेल्फ केयर वो काम है जो आपको आगे मजबूत बनाते हैं, जैसे सही नींद लेना, बाउंड्री सेट करना, जरूरी होने पर ना कहना, मदद मांगना, धीरे धीरे आदतें सुधारना। और यहां एक और कहानी आती है, एक इंसान की जो हमेशा दूसरों के लिए सब कुछ करता रहता था। कोई भी मदद मांगे वो मना नहीं कर पाता। धीरे धीरे वो थक गया, अंदर से खाली हो गया। फिर उसने सीखा कि ना बोलना स्वार्थी होना नहीं, बल्कि खुद को बचाना है, क्योंकि खाली कप से किसी को पानी नहीं दिया जा सकता। किताब का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा ये बताता है कि हम अपनी भावनाओं को बदलने के लिए सोचने का तरीका बदल सकते हैं। अगर कुछ गलत हो जाए तो उसे अपनी काबिलियत का सबूत मत समझो, उसे सिर्फ एक घटना समझो, जैसे बारिश आ गई। इससे आपका व्यक्तित्व खराब नहीं हो जाता। धीरे धीरे आपको महसूस होता है कि ये किताब सिर्फ थ्योरी नहीं, बल्कि एक सफर है, जहां हर मोड़ पर आपको अपने बारे में कुछ नया समझ आता है। जैसे आप किसी शांत कमरे में बैठे हैं और कोई बहुत नरमी से कह रहा है, तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ जो हो रहा है वो सामान्य है और तुम इसे संभाल सकते हो। और शायद सबसे खूबसूरत बात यह है कि किताब हमें ये नहीं कहती कि हमेशा खुश रहो, वो तो सचमुच नामुमकिन है, बल्कि वो कहती है जब दुख आए उसे समझो, जब डर आए उसे पहचानो, जब निराशा आए खुद को कोसने की बजाय खुद का हाथ पकड़ो। क्योंकि असली ताकत यही है, गिरकर फिर उठना। यहीं से हमारा सफर आगे बढ़ता है, चिंता, तुलना, आत्मसम्मान और जिंदगी में अर्थ ढूंढने तक। अब आप जरा अपने उस पल को याद कीजिए जब मन में बेचैनी सी उठती है, जैसे दिल की धड़कन तेज हो जाती है, दिमाग में अनगिनत सवाल घूमने लगते हैं। कल क्या होगा? अगर गलती हो गई तो? लोग क्या सोचेंगे? अगर सब बिगड़ गया तो? यही है चिंता, एक ऐसा मेहमान जो बिना बुलाए आता है और जाने का नाम नहीं लेता। किताब हमें बताती है कि चिंता का काम ही यही है, हमें खतरे से बचाना। यानी वो दुश्मन नहीं है, लेकिन समस्या तब होती है जब वो हर चीज को खतरा समझने लगे। लेखिका एक युवक की कहानी बताती है जो हर समय भविष्य के बारे में सोचता रहता था। छोटी सी बात भी उसे बहुत बड़ी लगती, जैसे अगर बॉस ने एक सादा सा ईमेल भेजा, वी नीड टू टॉक, तो वो तुरंत ही मान लेता कि उसे नौकरी से निकाला जा रहा है। रात भर वो सो नहीं पाता, पेट में गांठ सी पड़ जाती। लेकिन हकीकत में अक्सर ऐसा कुछ नहीं होता था। थेरेपी में उसने सीखा कि चिंता का एक नियम है, जितना उसे गंभीरता से सुनोगे उतनी वो बढ़ेगी। लेकिन अगर आप उसे पहचान कर शांत मन से कहो, मैंने तुम्हारी बात सुन ली, अब मैं तथ्यों पर ध्यान दूंगा, तो वो धीरे धीरे अपनी पकड़ ढीली कर देती है। ये किताब हमें सिखाती है कि दिमाग अक्सर सबसे बुरा सोचकर हमें तैयार करना चाहता है, लेकिन हमें हर बार उस पर भरोसा करना जरूरी नहीं। हम खुद से पूछ सकते हैं, क्या मेरे पास सबूत है? क्या कोई दूसरा पॉजिटिव कारण भी हो सकता है? क्या मैं 100% निश्चित हूं? धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि आपका मन उतना भी असहाय नहीं है जितना पहले लगता था। इसी तरह तुलना भी एक बड़ी समस्या है। आज के दौर में जब हर कोई सोशल मीडिया पर अपनी जिंदगी का सबसे चमकदार हिस्सा दिखाता है, तो हमें लगता है कि सबकी जिंदगी हमसे बेहतर है। कोई घूम रहा है, कोई सफल हो रहा है, कोई रिलेशनशिप में खुश दिख रहा है, और हम अपने कमरे में बैठे सोचते रहते हैं कि हम पीछे रह गए। किताब यहां एक बहुत गहरी बात कहती है कि तुलना हमेशा अधूरी तस्वीर पर आधारित होती है।
हम दूसरों की हाईलाइट रील को अपने बैकस्टेज से तुलना करते हैं। एक लड़की थी जो हर बार किसी दोस्त की सफलता देखकर खुद को असफल समझने लगती थी। फिर उसने एक सरल सवाल अपनाया, क्या मैं अपना पूरा सच जानती हूं? क्या मुझे उनके संघर्ष भी पता है? धीरे धीरे उसने समझा कि तुलना इंसान को कड़वा बना देती है, जबकि प्रेरणा उसे आगे बढ़ा सकती है। फर्क बस नजरिए का है। लेखिका हमें यह भी बताती है कि आत्मसम्मान कोई जादुई चीज नहीं जो अचानक बढ़ जाए। ये छोटे छोटे भरोसे से बनता है, अपने आप से किए वादे निभाने से। जैसे अगर आपने कहा कि रोज 10 मिनट टहलेंगे और आप करते हैं, तो आपके अंदर एक आवाज पैदा होती है जो कहती है, हाँ, मैं अपने ऊपर भरोसा कर सकता हूं। यह भरोसा धीरे धीरे मजबूत नींव की तरह जमने लगता है। और यहां एक और कहानी आती है, एक व्यक्ति की जो हमेशा दूसरों की स्वीकृति चाहता था। अगर लोग उसे अच्छा कहें तभी उसे लगता कि वो अच्छा है। लेकिन ये उम्मीद बहुत थका देने वाली थी। जब उसने ये सीखा कि उसकी कीमत दूसरों की राय से तय नहीं होती, तभी वो सच में आजाद हुआ। किताब कहती है कि आत्मसम्मान का असली मतलब है खुद के साथ खड़े रहना, खासकर तब जब दुनिया आपके खिलाफ हो। अब बात आती है दुख और नुकसान की। ये जीवन का हिस्सा है। कोई प्रिय दूर चला जाता है, कोई रिश्ता टूट जाता है, कोई सपना अधूरा रह जाता है। हम अक्सर सोचते हैं कि मजबूत बनो मतलब दर्द छुपा लो। लेकिन असली मजबूती है उसे महसूस करना, उसे नाम देना, उसे स्वीकार करना। जैसे एक इंसान था जिसने अपने बेहद करीब दोस्त को खो दिया। वो खुद को रोने नहीं देता था, क्योंकि उसे लगता था कि इससे वो कमजोर दिखेगा। लेकिन जितना वो रोकता, उतना ही दर्द भीतर फैलता गया। अंत में जब उसने खुद को टूटने की इजाजत दी, तभी उसका दिल धीरे धीरे फिर जुड़ना शुरू हुआ। किताब एक और बेहद उपयोगी बात सिखाती है कि हमारा मूड मौसम की तरह होता है, कभी धूप, कभी बादल, कभी तूफान, और हम किसी भी मौसम को हमेशा के लिए रोक नहीं सकते। अगर आप ये मान ले कि उदासी हमेशा रहेगी, तो वो और भारी लगेगी। लेकिन अगर आप जान ले कि ये एक फेज है, तो आपके अंदर सहने की ताकत बढ़ जाती है। और फिर आती है छोटे कदम की ताकत। जब जिंदगी बहुत भारी लगे, तो बड़ा सुधार करने की कोशिश मत करो। बस छोटे कदम उठाओ, जैसे उठकर नहाना, थोड़ा टहलना, किसी दोस्त को मैसेज करना। ये छोटे छोटे काम दिमाग को बताते हैं कि आप अभी भी आगे बढ़ रहे हैं। लेखिका याद दिलाती है कि प्रगति कभी सीधी रेखा नहीं होती, कभी ऊपर, कभी नीचे, लेकिन फिर भी आगे। जैसे कोई पहाड़ चढ़ रहा हो, कभी आराम, कभी फिसलना, पर दिशा वही रहती है। और सबसे महत्वपूर्ण, खुद के साथ दयालु बनो। हम दूसरों के साथ जितनी नम्रता दिखाते हैं, उतनी अपने साथ नहीं। अगर कोई दोस्त गिर जाए, तो हम उसे दोष नहीं देते, लेकिन खुद के गिरने पर हम खुद को सख्त सजा देते हैं। किताब हमें सिखाती है कि हम खुद के सबसे बड़े आलोचक नहीं, बल्कि अपने सबसे भरोसेमंद साथी बन सकते हैं। धीरे धीरे कहानी हमें इस एहसास तक लाती है कि मानसिक स्वास्थ्य कोई एक बार का काम नहीं, ये रोज का ध्यान है, जैसे पौधे को पानी देना। और अगर कोई ये सब पहले बता देता, तो शायद कई दिल आज इतना अकेला महसूस नहीं करते। और यहीं से सफर आगे बढ़ता है, उम्मीद, रेजिलियंस और जीवन को दोबारा अपनाने की ओर। अब कल्पना कीजिए कि जिंदगी एक लंबी सड़क है। कभी ये सड़क सीधी होती है, तो कभी अचानक मोड़ आ जाते हैं। कभी रास्ता साफ दिखता है, तो कभी धुंध छा जाती है। इस धुंध वाले वक्त में ही इंसान सबसे ज्यादा उलझता है। मैं क्या करूं? किस दिशा में जाऊं? क्या मैं सही हूं? ये सवाल हमें भीतर से थका देते हैं। किताब यहां हमें सिखाती है कि अनिश्चितता से दोस्ती करनी पड़ती है, क्योंकि जिंदगी का असली स्वभाव ही अनिश्चित है। एक युवा लड़का था जो हर चीज का निश्चित जवाब चाहता था। उसे लगता था कि अगर उसे पहले से पता चल जाए कि आगे क्या होगा, तभी वो सुरक्षित है। लेकिन ऐसा कभी होता नहीं था।
और जब भी कुछ योजना के मुताबिक नहीं होता, वो टूट सा जाता। थेरेपी में उसने जाना कि अनिश्चितता डरावनी जरूर है, लेकिन यही हमें बढ़ना भी सिखाती है। जब हम हर चीज कंट्रोल करना छोड़ देते हैं, तब हम जीना सीखते हैं, धीरे धीरे, भरोसे के साथ। लेखिका कहती है कि हमारा दिमाग अक्सर सब या कुछ नहीं वाली सोच में फंस जाता है। यानी या तो मैं बिल्कुल सफल हूं, या पूरी तरह नाकाम, या तो कोई रिश्ता परफेक्ट है, या पूरी तरह गलत। पर असलियत इन दोनों के बीच होती है, ग्रे एरिया में। और जब हम इस ग्रे एरिया को स्वीकार करते हैं, तभी हम खुद के प्रति थोड़ा नरम हो पाते हैं। फिर बात आती है उम्मीद की। उम्मीद कोई चमकीली, बड़ी चीज नहीं होती। कभी कभी वो बस एक छोटी लौ होती है, जैसे अंधेरे कमरे में जलती दिया। किताब बताती है कि उम्मीद का मतलब ये नहीं कि सब ठीक हो जाएगा, बल्कि ये कि जो भी होगा, मैं उसे संभालने की कोशिश करूंगा। ये सोच इंसान को टूटने नहीं देती। एक महिला की कहानी है जिसने बहुत सी परेशानियां झेली, आर्थिक दिक्कतें, रिश्तों में उतार चढ़ाव, अकेलापन। पर हर सुबह वो खुद से बस इतना कहती, आज का दिन जितना हो सके उतना अच्छे से जी लूंगी। यही छोटा सा वाक्य उसकी ढाल बन गया। वो न किसी नकली पॉजिटिविटी में फंसी, नहीं खुद को छोड़ बैठी, बस धीरे धीरे आगे बढ़ती रही। ये किताब हमें भी यही सिखाती है, छोटे कदम, लंबा सफर। फिर एक बहुत महत्वपूर्ण बात आती है कि हमारा शरीर और दिमाग एक टीम की तरह काम करते हैं। जब हम लगातार थकान, तनाव, चिंता महसूस करते हैं, तो शरीर भी उसके सिग्नल देने लगता है। नींद खराब होती है, भूख बदल जाती है, एनर्जी गिर जाती है, और हम अक्सर ये सब नजरअंदाज कर देते हैं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन सेल्फ केयर का एक बड़ा हिस्सा है शरीर की आवाज सुनना, आराम करना, धीमी सांसें लेना, अपने लिए समय निकालना। ये भागना नहीं है, ये तैयारी है, ताकि हम फिर मजबूत होकर लौट सकें। किताब हमें यह भी याद दिलाती है कि रेजिलियंस, यानी गिरकर फिर उठने की क्षमता, जम से तय नहीं होती। ये धीरे धीरे बनती है। हर मुश्किल, हर असफलता, हर टूटन हमें थोड़ा और मजबूत बनाती है, अगर हम उनसे सीखने की कोशिश करें। एक छोटे बच्चे का उदाहरण आता है जो साइकिल चलाना सीख रहा था। वो बार बार गिरता, रोता, फिर उठता। अगर कोई उसे तब कह देता, तुमसे नहीं होगा, तो शायद वो कभी नहीं सीख पाता। लेकिन उसके माता पिता ने हर बार उसे हिम्मत दी, फिर कोशिश करो, तुम सीख जाओगे। और सच में वो सीख गया। अब सोचिए, अगर हम अपने साथ भी यही व्यवहार करें, तो शायद बहुत कुछ बदल जाए। लेखिका कहती है कि हमें अपने अंदर के क्रिटिक की आवाज कम करनी होगी और अपने सपोर्टर की आवाज बढ़ानी होगी, क्योंकि हम अक्सर अपनी जिंदगी के सबसे सख्त जज बन जाते हैं और इससे आत्मा थक जाती है। किताब का एक और गहरा संदेश है कि अर्थ, मीनिंग बहुत जरूरी है। अगर जिंदगी में कोई मकसद हो, चाहे छोटा ही सही, तो दर्द थोड़ा हल्का लगता है। ये मकसद पैसे, नाम या शोहरत ही नहीं होते। कभी कभी बस इतना कि किसी की मदद करना, कुछ नया सीखना, बेहतर इंसान बनना, या खुद को समझना। एक बुजुर्ग व्यक्ति की कहानी आती है जिसने रिटायर होने के बाद अचानक खुद को बेकार महसूस करना शुरू कर दिया। उसे लगता था कि अब उसकी जरूरत किसी को नहीं रही। फिर उसने पास के स्कूल में बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, बस वॉलंटियर के तौर पर। धीरे धीरे उसे लगा कि उसकी मौजूदगी अभी भी मायने रखती है। यही मकसद उसकी जिंदगी की रोशनी बन गया। और शायद ये बात हम सबके लिए भी सच है। हमें पैसे से ज्यादा अर्थ की जरूरत है। फिर किताब हमें याद दिलाती है कि रिश्ते भी मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। इंसान अकेला रहकर पूरी तरह खुश रहना सीख सकता है, लेकिन गहराई से जुड़ना, किसी पर भरोसा करना, किसी के साथ दिल की बातें करना, ये इंसान को भीतर से भर देता है। पर रिश्तों में भी सीमाएं जरूरी है। ना कहना जरूरी है, खुद को खोए बिना जुड़े रहना,
यही कला है। धीरे धीरे ये पूरी कहानी एक बहुत नरम लेकिन मजबूत एहसास पर आकर टिकती है कि हम सब सीख रहे हैं। कोई भी पूरी तरह परफेक्ट नहीं। हर कोई अपने तरीके से टूटता है, जुड़ता है, फिर से कोशिश करता है। और इस सफर में अगर कोई पहले से बता देता कि ये सब सामान्य है, तो शायद हमें खुद को इतना दोष नहीं देना पड़ता। यहीं से किताब हमें अगले पड़ाव की ओर ले जाती है, जहां हम खुद के साथ एक नया रिश्ता बनाना सीखते हैं। ज्यादा समझ, ज्यादा करुणा और ज्यादा सच्चाई के साथ। अब जरा अपने आप को आईने के सामने खड़े हुए सोचिए। बाहर दिखता है बस चेहरा, लेकिन असली जंग तो भीतर चल रही होती है। कभी हम खुद से इतने नाराज होते हैं कि आईने में देखते हुए भी सिर्फ कमियां दिखती है। किताब हमें यहीं पर रोकती है और कहती है कि अपने साथ रिश्ते को ठीक करना सबसे जरूरी है, क्योंकि हम बाकी दुनिया से तो दूर जा सकते हैं, लेकिन खुद से नहीं। लेखिका समझाती है कि सेल्फ टॉक, यानी अपने मन में खुद से की जाने वाली बातें, हमारी पूरी जिंदगी को दिशा देती है। अगर ये बातें हमेशा नकारात्मक हो, तो इंसान खुद पर भरोसा करना भूल जाता है। जैसे एक लड़की थी जो हर काम के बाद खुद से यही कहती, देखा, तुम फिर ठीक से नहीं कर पाई। धीरे धीरे उसकी आत्मा थक गई। फिर उसने छोटे छोटे बदलाव शुरू किए। गलतियां होने पर खुद से कहती, ठीक है, इंसान हो, सीखोगी। और ये मामूली सा बदलाव धीरे धीरे उसके भीतर नई रोशनी बन गया। किताब हमें सिखाती है कि दयालुता सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए भी उतनी ही जरूरी है। जब हम खुद से नरमी से बात करते हैं, तो दिमाग सुरक्षित महसूस करता है, और जब दिमाग सुरक्षित होता है, तभी वो सीखता, बढ़ता और ठीक होता है। फिर बात आती है मोटिवेशन की। हम अक्सर सोचते हैं कि पहले मोटिवेशन आएगा, फिर हम कुछ करेंगे, लेकिन असलियत उलट है। पहले छोटे छोटे कदम उठाओ, फिर मोटिवेशन खुद ही पैदा होता है। जैसे कोई कसरत शुरू करना चाहता है, पर हर दिन सोचता रहता है, आज मन नहीं है। अगर वो बस 5 मिनट चलने का नियम बना ले, तो कुछ ही दिनों में उसे अंदर से इच्छा होने लगेगी। किताब कहती है, काम छोटा रखो पर लगातार करो। और फिर एक बहुत सच्ची बात, कि कभी कभी जिंदगी में सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी हम खाली महसूस करते हैं। बाहर से सब ठीक, लेकिन अंदर से खालीपन। इसे समझने के लिए लेखिका कहती है, भावनाएं हमेशा लॉजिक से नहीं चलती, और ये बिल्कुल सामान्य है। एक व्यक्ति था जो बाहर से बेहद सफल दिखता था, अच्छी नौकरी, पैसा, इज्जत, लेकिन रात को उसे लगता कि उसकी जिंदगी में कुछ अर्थ नहीं। थेरेपी में उसने जाना कि सफलता से ज्यादा जरूरी है जुड़ाव, खुद से, दूसरों से और अपने मकसद से। जब उसने धीरे धीरे अपनी पसंद, अपने मूल्यों और अपने सच्चे सपनों को जगह देनी शुरू की, तब उसे लगा कि वो सच में जी रहा है। किताब हमें ये भी सिखाती है कि पुराने जख्म अक्सर आज की जिंदगी को प्रभावित करते हैं। बचपन की बात, कोई पुराना तजुर्बा, कोई बोली हुई कड़वी बात, ये सब हमारे भीतर निशान छोड़ जाते हैं, और फिर हम अनजाने में खुद को सीमित कर लेते हैं। लेकिन जब हम इन जख्मों को पहचानते हैं, तो धीरे धीरे हीलिंग शुरू होती है। जैसे किसी ने बचपन में बार बार सुना हो, तुमसे नहीं होगा, तो बड़ा होकर भी हर बड़े कदम से पहले वही आवाज गूंजती है। लेकिन अब फर्क यह है, आप उस आवाज को पकड़ सकते हैं और कह सकते हैं, अब मैं बच्चा नहीं हूं, मैं सीख सकता हूं। फिर बात आती है कंट्रोल छोड़ने की। हम सब अपने रिश्तों, काम, परिवार, भविष्य, हर चीज को कंट्रोल में रखना चाहते हैं, लेकिन जिंदगी हमें बार बार सिखाती है कि सब कुछ हमारे हाथ में नहीं। किताब सलाह देती है, अपने ध्यान को उन चीजों पर दो जो तुम बदल सकते हो। अपने कर्म, अपने चुनाव, अपनी प्रतिक्रिया, बाकी चीजों को स्वीकार करना सीखो। ये स्वीकार करना हार नहीं, बल्कि समझदारी है। एक और कहानी, एक महिला जो हर चीज पर परफेक्ट होने का बोझ उठाए हुई थी। उसे लगता था कि छोटी सी गलती भी उसे खराब इंसान बना देगी।
लेकिन जब उसने मान लिया कि इंसान होना ही गलती करने का दूसरा नाम है, तो उसके कंधों से जैसे कोई भारी बोझ उतर गया। यही किताब का गहरा संदेश है। परफेक्ट नहीं, प्रोग्रेस करो। और फिर आती है कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड की बात। नकली पॉजिटिविटी नहीं, बल्कि सच्चा एहसास की। मेरे पास कुछ तो है जिसके लिए शुक्रगुजार रह सकता हूं। ये एहसास दर्द को मिटाता नहीं, लेकिन उसे थोड़ा मुलायम कर देता है। ध्यान, सांसें, ठहराव, ये सब हमारे दिमाग के लिए उसी तरह है जैसे थके शरीर के लिए आराम। धीरे धीरे आपको महसूस होता है कि ये किताब कोई आदेश नहीं देती, कोई लेक्चर नहीं देती, बल्कि हाथ पकड़कर साथ चलती है। हर पन्ना एक दोस्त की तरह कहता है, मुझे पता है मुश्किल है, लेकिन तुम अकेले नहीं हो। और शायद सबसे खूबसूरत बात यह कि ये किताब हमें सुपर ह्यूमन नहीं बनाती, बल्कि अच्छे इंसान बनने में मदद करती है, अपने लिए भी और दुनिया के लिए भी। अब सफर का अगला हिस्सा यही समझाता है कि कैसे हम दर्द के साथ जीना सीखते हैं, बिना उससे हार माने, और कैसे धीरे धीरे अपने मन के साथी बन जाते हैं। अब जरा उस पल के बारे में सोचिए जब आपको लगता है कि सब कुछ कंट्रोल से बाहर जा रहा है। जैसे रेत मुट्ठी से फिसलती है, वैसे ही हालात भी हाथ से निकलते जाते हैं। दिल तेज धड़कता है, दिमाग लाखों बातों से भर जाता है, और अंदर एक डर बैठ जाता है, मैं ये सब कैसे संभालूंगा। किताब हमें यहां रुककर गहरी सांस लेने के लिए कहती है। वो सिखाती है कि जब हम किसी तूफान में हों, तो उस समय सबसे जरूरी होता है बस अगले छोटे कदम पर ध्यान देना। लेखिका कहती है, जब आप ओवरवेल्म्ड महसूस कर रहे हों, तो अपने दिमाग से ये सवाल हटाइए, मैं पूरी जिंदगी कैसे संभालूंगा, और उसे बदल दीजिए, मैं अभी अगले 1 घंटे को कैसे संभालूं। ये छोटा सा बदलाव भीतर बहुत बड़ा सुकून देता है। एक युवक की कहानी आती है जो इतने गहरे तनाव में था कि उसे लगता था कि वो कुछ भी ठीक नहीं कर सकता, लेकिन उसने छोटे छोटे टुकड़ों में काम बांटना शुरू किया। सुबह उठना, नहाना, नाश्ता करना, एक छोटा टास्क पूरा करना। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि वो संभाल सकता है। जिंदगी पहाड़ जैसी लगती रही, लेकिन वो हर दिन बस एक एक कदम पर ध्यान देता रहा। और एक दिन उसे एहसास हुआ कि वो काफी दूर आ चुका है। किताब हमें बार बार याद दिलाती है, रफ्तार धीमी हो सकती है, लेकिन रुकना जरूरी नहीं। फिर बात आती है भावनाओं को महसूस करने की कला की। हमें से बहुत से लोग भावनाओं से बचते हैं। दर्दनाक एहसास आते ही हम खुद को बिजी कर लेते हैं, फोन उठा लेते हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉल करने लगते हैं, बस ताकि अंदर उठती बेचैनी का सामना न करना पड़े। लेकिन किताब सिखाती है कि भावनाएं मेहमान की तरह हैं। उन्हें दरवाजे पर खड़ा छोड़ देने से वो और परेशान करती है। अगर हम उन्हें थोड़ा समय दें, बैठकर सुने, तो वो खुद ही धीरे धीरे शांत हो जाती है। एक व्यक्ति था जो अपने दुख से भागता रहता था। जब भी कोई याद दिलाती बात सामने आती, वो खुद को काम में डुबो देता। लेकिन जब उसने पहली बार खुद को रुकने दिया और अपने दर्द को सच में महसूस किया, तो वो रो पड़ा। और उसी पल से हीलिंग शुरू हुई। क्योंकि जब तक हम अपने दर्द को मान नहीं लेते, तब तक हम उससे आगे नहीं बढ़ पाते। लेखिका बताती है, भावनाएं लहरों जैसी होती है। वे आती है, चढ़ती है और फिर उतर जाती है। अगर हम उनसे लड़ेंगे तो वे और जोर से टकराएंगी, लेकिन अगर हम उन्हें महसूस होने दें तो वे खुद ही शांत हो जाती है। फिर किताब हमें बाउंड्रीज यानी सीमाएं तय करने का साहस सिखाती है। बहुत से लोग दूसरों को खुश रखने के चक्कर में खुद को भूल जाते हैं। हर जगह हाँ कहते हैं ताकि कोई नाराज न हो, लेकिन अंदर ही अंदर टूटते रहते हैं। एक महिला थी जो हर समय उपलब्ध रहती थी, परिवार, ऑफिस, दोस्त, सबके लिए। सब उसे बहुत अच्छा इंसान कहते थे, लेकिन वो रात को रोते रोते सोती थी, क्योंकि उसके पास खुद के लिए कोई जगह नहीं बची थी। फिर उसने छोटे छोटे कदमों से ना कहना सीखना शुरू किया। पहले मुश्किल लगा,
अपराध बोध होता था। लेकिन धीरे धीरे उसकी जिंदगी में सांस लेने की जगह बनने लगी। किताब कहती है, सीमाएं बनाना खुद को बचाने का तरीका है, न कि लोगों को दूर करने का। फिर आता है प्रैक्टिस का महत्व। मानसिक स्वास्थ्य भी एक कौशल है, जैसे गिटार बजाना या तैरना सीखना। एक बार सीखकर हमेशा के लिए परफेक्ट नहीं हो जाते, बल्कि रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास करना पड़ता है। कभी आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे, कभी फिर टूट जाएंगे और फिर दोबारा उठेंगे। यही जीवन का संगीत है। किताब में एक बहुत सुंदर विचार आता है कि हमें खुद को फिक्स करने की जरूरत नहीं, बल्कि खुद को समझने की जरूरत है। हम मशीन नहीं है कि एक बटन दबाने से सब दुरुस्त हो जाए। हम इंसान हैं, अनुभवों, भावनाओं और कहानियों से बने हुए। और जब हम खुद को समझते हैं तो अपने साथ लड़ने के बजाय अपने साथी बन जाते हैं। फिर बात आती है डर की। डर हमेशा बुरी चीज नहीं। डर हमें बताता है कि ये चीज हमारे लिए मायने रखती है। जैसे स्टेज पर बोलने से पहले डर, क्योंकि हम अच्छा करना चाहते हैं। डर से भागने के बजाय किताब सुझाती है, उसे साथ लेकर चलो। कदम छोटे रखो, लेकिन चलते रहो। एक युवक था जिसे लोगों के सामने बोलने से डर लगता था। उसने फैसला किया कि वो एकदम बड़े मंच पर नहीं जाएगा। पहले उसने 2 दोस्तों के सामने प्रैक्टिस की, फिर 5 लोगों के सामने, फिर 10, और धीरे धीरे उसका डर कम होता गया। डर भागकर नहीं जाता, बल्कि उसके साथ खड़े होने से छोटा लगता है। और फिर किताब हमें एक गहरा सच बताती है कि मदद मांगना कमजोरी नहीं, ये साहस है। चाहे वो किसी दोस्त से बात करना हो, काउंसलर से मिलना हो, या सिर्फ ये कहना, मैं अभी ठीक नहीं हूं। ये शब्द भीतर बहुत जगह बना देते हैं। धीरे धीरे ये पूरी सीख हमें एक शांत समझ तक ले जाती है कि जिंदगी को जीतना नहीं, जीना है। और जीना मतलब महसूस करना, गिरना, सीखना, ठहरना और फिर आगे बढ़ना। किताब जैसे हमारे कानों में फुसफुसाती है, काश किसी ने तुम्हें ये पहले बताया होता। पर कोई बात नहीं, अब तुम जानते हो, और यही काफी है। अब आगे के हिस्सों में ये सफर खुद की ताकत, हीलिंग और नई शुरुआतों की तरफ बढ़ता है। अब जरा उस मोड़ की कल्पना कीजिए जहां इंसान खुद से ये सवाल पूछता है, क्या मैं वाकई इतना कमजोर हूं जितना मैं खुद को समझता हूं, या फिर मैं बस अपने डर के चश्मे से खुद को देख रहा हूं। किताब हमें बताती है कि हमारी पहचान सिर्फ हमारे अनुभवों से नहीं बनती, बल्कि इस बात से बनती है कि हम उन अनुभवों को कैसे समझते हैं। और यही समझ धीरे धीरे हमारी कहानी बदल देती है। एक युवक की कहानी है जो हमेशा सोचता था कि वो फेलियर है। बचपन में उसे बार बार ये सुनना पड़ा, तुमसे नहीं होगा। ये शब्द उसके दिमाग में ऐसे चिपक गए जैसे कोई पुराना रिकॉर्ड। फिर जब भी वो किसी नई चीज की कोशिश करता, अंदर से वही आवाज उठती, देखना, तुम फिर असफल ही होगे। वो कोशिश करने से पहले ही हार मान लेता। लेकिन थेरेपी में उसने एक छोटा सा अभ्यास सीखा, अपने विचारों को कागज पर लिखना। हर नकारात्मक विचार के सामने एक सवाल, क्या ये बात 100% सच है? और फिर, क्या इसका कोई दूसरा अर्थ भी हो सकता है? धीरे धीरे उसे समझ आया कि वो जिन बातों पर विश्वास कर रहा था वो सच नहीं थी, बस पुरानी आवाजें थी। और जब उसने नई आवाज को जगह दी जो कहती थी तुम कोशिश कर सकते हो, तो उसकी कहानी बदलने लगी। किताब हमें सिखाती है कि हमारे विचार पत्थर की लकीर नहीं होते। हम उन्हें देख सकते हैं, समझ सकते हैं और चाहे तो बदल भी सकते हैं। फिर बात आती है असफलता की। हमारे समाज में असफलता को हार का प्रतीक मान लिया गया है, लेकिन किताब हमें याद दिलाती है, असफलता अक्सर सीखने का सबसे सच्चा रास्ता होती है। एक लड़की थी जो एक एग्जाम में फेल हो गई। उसे लगा कि उसकी पूरी पहचान खत्म हो गई है, लेकिन बाद में उसने जाना कि एक नतीजा उसकी पूरी कीमत तय नहीं कर सकता। उसने फिर पढ़ाई की,
गलतियों को समझा, बेहतर तरीका अपनाया और धीरे धीरे वापस खड़ी हो गई। किताब कहती है, असफलता कहती है, फिर कोशिश करो। हार कहती है, अब छोड़ दो। और हम तय करते हैं कि किसकी सुननी है। फिर आता है एक्सेप्टेंस, स्वीकार करने का अध्याय। लेकिन यहां स्वीकार का मतलब हार मान लेना नहीं, बल्कि सच्चाई को पहचानना है। जैसे, हां, अभी मैं दुखी हूं। हां, अभी जीवन कठिन लग रहा है। हां, अभी मेरे पास सारे जवाब नहीं हैं। जब हम सच्चाई को स्वीकार करते हैं, तभी तो अगला कदम उठाने की ताकत मिलती है। किताब में एक महिला का जिक्र है जिसने लंबे समय तक अपने दर्द से लड़ने की कोशिश की। वो हर हाल में ठीक दिखना चाहती थी, लेकिन जैसे ही उसने खुद से कहा, मैं अभी ठीक नहीं हूं, और ये भी ठीक है, उसके अंदर एक अजीब सा हल्कापन आ गया। सच को जगह देने से दिल खाली नहीं होता, बल्कि राहत पाता है। फिर बात आती है रिश्तों में होने वाले घावों की। कभी कोई आपको गलत समझता है, कभी कोई छोड़ जाता है, कभी भरोसा टूट जाता है। ऐसे वक्त पर हम खुद को ही दोष देने लगते हैं, शायद मुझ में ही कमी है। लेकिन किताब सिखाती है, हर टूटा हमारी गलती नहीं होती, और हर रिश्ता हमें कुछ सिखाने आता है। कभी धैर्य, कभी सीमाएं, कभी खुद को प्राथमिकता देना। एक बुजुर्ग व्यक्ति की कहानी है जो कहता है, हम हर इंसान को कुछ न कुछ सिखाते हैं, और हर इंसान हमसे कुछ सीख कर जाता है, यहां तक कि उन रिश्तों से भी जो हमारे दिल को चोट देते हैं। फिर किताब हमें रीफ्रेमिंग का सुंदर विचार देती है, यानी किसी परिस्थिति को नए नजरिए से देखना। जैसे, अगर बारिश में योजना खराब हो जाए, तो आप कह सकते हैं, सब बर्बाद हो गया। या फिर, चलो कुछ नया सोचते हैं। जिंदगी अक्सर वैसी नहीं होती जैसी हम चाहते हैं, लेकिन हम उसे कैसे देखते हैं, ये चुनाव हमारा होता है। फिर किताब एक और सच बताती है कि हीलिंग सीधी रेखा नहीं है। कभी हम आगे बढ़ते हैं, कभी पीछे लौटते हैं, कभी वही रुक जाते हैं, लेकिन हर अनुभव हमें कुछ सिखाता है, और यही सीख धीरे धीरे हमारी ताकत बन जाती है। एक व्यक्ति था जो सोचता था कि वो कभी ठीक नहीं होगा, लेकिन जब उसने अपने छोटे छोटे बदलाव नोटिस करने शुरू किए, जैसे थोड़ा कम चिंतित होना, थोड़ा खुलकर हंस पाना, कभी कभी बेहतर नींद लेना, तो उसे एहसास हुआ कि बदलाव हो रहा है, बस धीरे धीरे। और यही तो जीवन का लय है, धीमा पर सच्चा। किताब हमें यह भी याद दिलाती है कि हम अपने विचार नहीं हैं, हम अपने अनुभव नहीं हैं, हम उन सब के पर्यवेक्षक भी हो सकते हैं, यानी देखने वाले। जब हम पीछे हटकर चीजों को देखते हैं, तो हमें समझ आता है कि हम परिस्थिति से बड़े हैं, और शायद यही समझ हमें जिंदगी के सबसे कठिन मोड़ों पर संभालती है। आखिर में किताब हमें एक बेहद मुलायम पर मजबूत संदेश देती है कि अगर किसी ने तुम्हें ये सब पहले नहीं बताया, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम सीख नहीं सकते। आज से शुरू करो, धीरे धीरे, प्यार से, अपने साथ भी और जीवन के साथ भी। और ये सफर यही खत्म नहीं होता, आगे भी चलता है, उम्मीद, समझ और आत्मकरुणा के साथ। अब सोचिए, जिंदगी एक पुरानी डायरी की तरह है। कुछ पन्ने साफ और सुंदर लिखे हुए, कुछ पर धब्बे, कुछ में आंसू गिरे हुए, और कुछ पन्ने खाली, जहां अभी भी कुछ लिखा जाना बाकी है। इस किताब का एक बड़ा संदेश यही है कि हम अपने पन्नों को दोबारा लिख सकते हैं। जो बीत गया उसे मिटाया नहीं जा सकता, पर आगे क्या लिखेंगे, ये अब भी हमारे हाथ में है। लेखिका हमें सेल्फ अवेयरनेस यानी आत्म जागरूकता की तरफ ले जाती है। इसका मतलब है कि हम अपने भीतर झांकना सीखें। मैं अभी क्या महसूस कर रहा हूं, क्यों महसूस कर रहा हूं, और मुझे सच में जरूरत किस चीज की है। कई बार हमें लगता है कि हम गुस्से में हैं, पर असल में हम दुखी होते हैं। कभी हम चिड़चिड़े लगते हैं, पर अंदर डर छुपा होता है। एक युवक ऑफिस में हर बात पर भड़क जाता था। लोग उसे गुस्सैल कहते थे, लेकिन जब उसने भीतर झांकना शुरू किया, तो उसे एहसास हुआ
कि वो गुस्सा नहीं बल्कि असुरक्षित महसूस करता था। उसे डर था कि कहीं वो बाकी लोगों जितना अच्छा न निकले। जैसे ही उसने इस सच्चाई को पहचाना, उसके भीतर गहराई से कुछ बदलने लगा। क्योंकि जब हम असली समस्या को पहचानते हैं, तभी उसे सुलझा सकते हैं। किताब हमें यह भी सिखाती है कि हर भाव हमने चुना नहीं। कभी वो हमारे बचपन, माहौल, अनुभवों से बनते हैं। इसलिए खुद को दोष देना बंद करना जरूरी है। फिर आती है रेजिलियंस, वो ताकत जो हमें गिरकर फिर खड़ा करती है। लेकिन ये ताकत किसी सुपर हीरो की तरह नहीं आती, बल्कि बहुत साधारण पलों में बनती है। जैसे मुश्किल दिन के बाद भी उठकर काम पर जाना, टूटी उम्मीद के बाद भी दोबारा कोशिश करना, या बस ये कहना, मैं आज भी बना रहूंगा। एक महिला थी जिसने अपने जीवन में बहुत कुछ खोया। कोई भी उसकी जगह होता तो शायद टूट जाता। लेकिन उसने खुद को रोज सिर्फ इतना कहने का नियम बना लिया, एक दिन एक बार। वो भविष्य के बारे में नहीं सोचती थी, न अतीत में उलझती थी, बस आज पर ध्यान देती थी। और धीरे धीरे उसके अंदर फिर से हिम्मत उगाई। किताब ये मानती है कि जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती, और हर मुश्किल पर पॉजिटिव रहो कहना भी ठीक नहीं। कभी हम बस थक जाते हैं, कभी हम खाली हो जाते हैं, कभी हम रोना चाहते हैं, और ये सब बिल्कुल सामान्य है। असल मजबूती तो यही है कि हम अपनी सच्चाई स्वीकार करें और फिर भी आगे बढ़े। फिर किताब हमें वैल्यूज यानी अपने मूल्यों की ओर देखने को कहती है। हम कौन हैं? किस चीज को सच में महत्व देते हैं? हो सकता है आपका मूल्य ईमानदारी हो, या परिवार, या सीखना, या शांति। जब हमारी जिंदगी हमारे मूल्यों के साथ मेल खाती है, हम भीतर से स्थिर महसूस करते हैं। लेकिन जब हम दूसरों को खुश करने के लिए अपने ही मूल्यों से दूर जाने लगते हैं, तो मन में एक खालीपन घर करने लगता है। एक व्यक्ति अपने करियर में बहुत आगे बढ़ गया था, लेकिन उसका असली सपना था लोगों को सिखाना, ज्ञान बांटना। लंबे समय तक उसने अपने सपने को दबाए रखा। फिर एक दिन उसने तय किया कि वो छोटे स्तर पर ही सही लोगों को गाइड करना शुरू करेगा। और बस इतना भर, उसकी जिंदगी में फिर से रंग भरने लगा। किताब हमें बताती है, खुशी हमेशा बड़े बदलावों से नहीं आती। कभी वो उन कामों से आती है जो हमारे दिल के करीब होते हैं। फिर बात आती है लेटिंग गो की, छोड़ देना। ये शब्द आसान है, पर प्रक्रिया बेहद कठिन। हम पुराने रिश्ते, पुरानी बातें, पुराना दर्द सब पकड़े रहते हैं, जैसे अगर हम छोड़ दें तो हमारी पहचान ही खत्म हो जाएगी। लेकिन किताब समझाती है कि छोड़ना मतलब भूल जाना नहीं, बल्कि ये स्वीकार करना है कि अब ये बोझ उठाना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। एक कहानी है उस व्यक्ति की जिसने सालों तक किसी की कही बात को अपने दिल पर बिठाए रखा। एक कड़वी आलोचना, लेकिन एक दिन उसने खुद से कहा, ये मेरी कहानी का अंत नहीं, ये बस एक अध्याय था। और तभी उसने आगे बढ़ने की शुरुआत की। फिर किताब हमें माइंडफुलनेस यानी वर्तमान में रहने की कला बहुत सरल तरीके से समझाती है। ना अतीत के पछतावे में, ना भविष्य की चिंता में, बस अभी, यही, इस पल में। जैसे सांसों का आना जाना महसूस करना, खिड़की से आती हवा को नोटिस करना, या बस चुपचाप बैठकर मन के शोर को धीमा पड़ते देखना। ये छोटे छोटे पल हमारे दिमाग को फिर से रीसेट कर देते हैं। और सबसे सुंदर बात, किताब हर वक्त आत्मकरुणा पर लौटती है, यानी अपने साथ दयालु रहना। क्योंकि हम तो अपनी पूरी कहानी जानते हैं, हर संघर्ष, हर आंसू, हर टूटन। फिर भी अगर हम खुद को ही माफ नहीं करेंगे, तो कौन करेगा? अंत में किताब जैसे हमसे कहती है, तुम टूटे नहीं हो, तुम बस इंसान हो। और इंसान होना ही सबसे खूबसूरत, सबसे सच्चा अनुभव है। और शायद सच भी यही है कि अगर किसी ने पहले
ये सब हमें बता दिया होता तो जिंदगी की राहें थोड़ी कोमल लगती। लेकिन अब जब ये समझ हमारे पास है तो हम आगे का सफर थोड़ी और करुणा, थोड़ी और समझ और थोड़ी और हिम्मत के साथ चल सकते हैं। अब कल्पना कीजिए कि आप किसी शांत जगह बैठे हैं, शायद बालकनी में, शायद किसी पार्क में, या फिर बस अपने कमरे के कोने में। आसमान पर ठंडी हवा चल रही है और आप अपनी जिंदगी के सफर को पीछे मुड़कर देख रहे हैं। कई उतार चढ़ाव, कई मोड़, कई लोग, कई यादें, कुछ मीठी, कुछ कड़वी। और फिर आप सोचते हैं, काश किसी ने मुझे सिखाया होता कि ये सब जीवन का हिस्सा है, कोई गलती नहीं। यही इस किताब का दिल है, आपकी कहानी को आपके खिलाफ नहीं बल्कि आपके पक्ष में समझना। लेखिका हमें ये एहसास दिलाती है कि हम सब अपने भीतर दो हिस्सों के साथ जीते हैं। एक हिस्सा जो डरता है, शक करता है, टूट जाता है, और दूसरा हिस्सा जो संभालता है, सांत्वना देता है, हिम्मत जुटाता है। और इंसान वही जीतता है जो दूसरे हिस्से की आवाज सुनना सीख जाता है। एक लड़की की कहानी है जो हर छोटी गलती पर खुद को सजा देती थी। एक गलत फैसला, एक गलत शब्द, और वो अपने ऊपर बेहद सख्त हो जाती। फिर उसने एक अभ्यास शुरू किया। वो सोचती, अगर मेरी जगह मेरी सबसे अच्छी दोस्त होती तो मैं उसे क्या कहती? और जवाब हमेशा नरम होता, कोई बात नहीं, तुम इंसान हो, सीख जाओगी। तब उसे एहसास हुआ कि वो दूसरों के लिए जो दया रखती थी वही दया खुद के लिए नहीं रखती थी। धीरे धीरे उसने खुद के साथ भी वैसे ही पेश आना शुरू किया और उसकी जिंदगी बदलने लगी। किताब हमें यह भी समझाती है कि हमारे भीतर उठने वाले विचार हमारी पहचान नहीं होते। अगर मन में ये विचार आए, मैं कमजोर हूं, मैं बेकार हूं, मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगा, तो ये सिर्फ विचार है, सच नहीं। हम उन्हें आते जाते देख सकते हैं, जैसे आसमान में बादल। कुछ भारी होते हैं, कुछ हल्के, लेकिन कोई भी स्थायी नहीं। फिर किताब हमें दिलचस्प तरीकों से अपने मूड को संभालना सिखाती है। जैसे जब मन बहुत नीचे गिर जाए तो खुद से ये मत कहो, मुझे खुश होना चाहिए, बल्कि कहो, मैं अभी मुश्किल समय से गुजर रहा हूं। ये शब्द अंदर राहत पैदा करते हैं क्योंकि वे सच्चे हैं। एक युवक था जो हमेशा खुद पर बहुत ऊंची उम्मीदें रखता था, पर जब भी वो उन पर खरा नहीं उतर पाता तो अपने ही खिलाफ हो जाता। धीरे धीरे वो थक गया। फिर उसने सीखा कि इंसान होना मतलब अपूर्ण होना है, और अपूर्णता कोई गलती नहीं, ये प्रकृति है। फिर किताब हमें कॉपिंग स्किल्स यानी जीवन से निपटने के तरीकों पर लाती है। कुछ लोग समस्या आने पर खुद को बंद कर लेते हैं, कुछ गुस्सा हो जाते हैं, कुछ भागते हैं और कुछ डूब जाते हैं। लेकिन हम स्वस्थ तरीके भी सीख सकते हैं, जैसे लिखना, चलना, किसी भरोसेमंद इंसान से बात करना, या बस गहरी सांसें लेना। ये सब छोटे लगते हैं, पर इनकी ताकत बहुत गहरी होती है। एक और बात, किताब किसी भी समय आप पर परफेक्ट बनने का दबाव नहीं डालती। वो कहती है, अगर आज कुछ नहीं हो पाया तो कल एक छोटा कदम उठा लेना, बस इतना ही काफी है। और फिर किताब हमें याद दिलाती है कि हमारा दिमाग हमारी रक्षा के लिए बना है, इसलिए वो खतरों पर ज्यादा ध्यान देता है, याद रखता है किसने चोट पहुंचाई, कहां गलती हुई, किस बात पर शर्मिंदगी मिली। पर इसका मतलब यह नहीं कि दुनिया सिर्फ नकारात्मक है। इसका मतलब बस इतना है कि हमें अच्छे पलों को थोड़ा और गहराई से महसूस करना होगा, जैसे किसी का मुस्कुराना, बारिश की खुशबू, सुबह की शांति, या कोई छोटी सफलता। इन पलों को दिल में जगह दो, यही मन के लिए मरहम बनते हैं।
फिर किताब पर्पस, मकसद की बात करती है। वो कहती है कि जीवन सिर्फ जीवित रहने के लिए नहीं, बल्कि अर्थ खोजने के लिए है। और अर्थ हमेशा बहुत बड़ा नहीं होता। कभी वो किसी को हंसा देने में, कभी सीखने में, कभी किसी छोटे सपने को पूरा करने में छुपा होता है। एक बुजुर्ग महिला ने कहा, जिंदगी को समझने की जल्दी मत करो, उसे महसूस करो। और शायद यही सबक हम सबको चाहिए। अंत में किताब हमें एक बेहद कोमल पर गहरी बात सिखाती है कि अगर जीवन कठिन है तो इसका मतलब यह नहीं कि आप कमजोर हैं। इसका मतलब बस इतना है कि आप इंसान हैं, दिल वाले, महसूस करने वाले, संघर्ष करने वाले इंसान। और इंसान होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बहादुरी है। तो अगर किसी ने ये बातें आपको पहले नहीं बताई तो कोई बात नहीं, आज आपने सुन ली। और शायद यही शुरुआत है एक नई, कोमल और समझदार यात्रा की। अब जरा उस वक्त को याद कीजिए जब आपने खुद से कहा था, काश कोई मुझे बता देता कि ये सब नॉर्मल है। शायद वो समय था जब आप टूटे हुए थे, या जब आपको लगा कि आप दुनिया के बाकी लोगों से पीछे हैं, या जब जीवन की दौड़ में आपकी सांसें फूल गई थी। इस किताब का सबसे बड़ा तोहफा यही है। वो हमें बताती है कि हमारी जद्दोजहद, हमारे डर, हमारी उलझने सब सामान्य है। हम अकेले नहीं हैं। लेखिका कहती है कि हमारे भीतर एक इमोशनल बैरोमीटर होता है। जैसे तापमान नापने का यंत्र, वैसे ही भावनाओं का भी एक मीटर। कभी ये बहुत ऊपर चला जाता है, चिंता, तनाव, बेचैनी। कभी बहुत नीचे, थकान, सुनपन, उदासी। और हम सोचते हैं, मेरे साथ ही क्यों? लेकिन सच्चाई ये है कि हर इंसान के भीतर ये मीटर ऊपर नीचे होता रहता है। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग इसे समझना सीख जाते हैं और कुछ लोग इसी से लड़ते लड़ते थक जाते हैं। एक युवक की कहानी है जो अपने अंदर की बेचैनी से हमेशा भागता रहा। वो सोचता, अगर मैं बिजी रहूंगा तो ये सब महसूस नहीं होगा। तो वो काम में डूब गया। दिन गुजरते गए, काम बढ़ता गया, लेकिन बेचैनी वही की वही रही। आखिरकार उसने मदद ली और उसे पता चला कि अपने दर्द से भागना उसके दर्द को और ताकत दे रहा था। जब उसने पहली बार बेचैनी के साथ बैठना सीखा, बिना जज किए, बिना लड़ाई किए, तो उसे लगा जैसे भीतर की गिरा धीरे धीरे खुलने लगी। किताब यही सिखाती है कि भावनाओं से लड़ना नहीं, उन्हें समझना जरूरी है। फिर वो हमें मीनिंगफुल एक्शंस, अर्थपूर्ण कामों की ओर ले जाती है। कभी हम सोचते हैं कि पहले अच्छा महसूस होगा, फिर हम काम करेंगे। लेकिन असल में हमारे काम ही हमारी भावनाओं का रास्ता तय करते हैं। जैसे अगर हम थके हैं तो आराम करना एक मीनिंगफुल एक्शन है। अगर हम अकेले हैं तो किसी से बात करना। अगर हम खोए हुए हैं तो बस एक छोटा कदम उठाना। इन छोटे कामों से हमारा दिमाग सीखता है कि हम असहाय नहीं हैं। एक महिला जो महीनों से उदासी में डूबी थी ने खुद से बस इतना वादा किया, मैं हर दिन 10 मिनट खिड़की के बाहर आसमान देखूंगी। ये सुनने में छोटा लगता है, लेकिन वही 10 मिनट उसके भीतर धीरे धीरे नरमी वापस लाने लगे। फिर किताब विश्वास, ट्रस्ट की बात करती है। खुद पर विश्वास, जीवन पर विश्वास और इस प्रक्रिया पर विश्वास की हीलिंग समय लेती है। हम अक्सर जल्दबाजी करते हैं, मैं कब ठीक हो जाऊंगा। लेकिन हीलिंग कोई रेस नहीं है, ये एक यात्रा है जहां हर कदम मायने रखता है। एक और गहरी बात, किताब हमें यह समझाती है कि मजबूत होने का मतलब भावनाओं को दबाना नहीं, बल्कि उन्हें महसूस करते हुए जीते रहना है। मजबूती
आवाज उठाने में भी होती है और चुपचाप सहने में भी। मजबूती ना कहने में भी होती है और कभी कभी मदद मांगने में भी। फिर किताब रिश्तों में आने वाली उलझनों पर लौटती है। हम अक्सर सोचते हैं, अगर वो मुझसे खुश नहीं है तो शायद मैं ही गलत हूं। लेकिन सच ये है कि हर इंसान अपने अनुभवों, अपने घावों और अपनी कहानियों के साथ रिश्ते में आता है। और रिश्ते दो कहानियों का मिलन होते हैं। कभी हमारी कहानी उनकी कहानी से टकराती है और दर्द होता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम अधूरे हैं या बेकार हैं। इसका मतलब बस इतना है कि हम इंसान हैं। एक बुजुर्ग थेरेपिस्ट अक्सर कहते थे, रिश्ते में हमेशा दो बच्चे बैठते हैं, एक वो जो अभी है और एक वो जो बचपन में था। और जब हम ये समझ लेते हैं तो हम दूसरों के लिए भी थोड़े नरम हो जाते हैं और अपने लिए भी। फिर किताब एक बहुत ही प्यारा सत्य देती है कि बदला लेना या नाराज रहना हमारे भीतर जहर जैसा जमा हो जाता है। माफी हमेशा सामने वाले के लिए नहीं, अक्सर अपने लिए होती है, क्योंकि जब हम छोड़ते हैं तो हम हल्के हो जाते हैं। और फिर धीरे धीरे ये किताब हमें वही ले आती है जहां से सब शुरू हुआ था, हमारे दिल की अंदरूनी आवाज पर। वो आवाज जो कभी कहती थी तुम में कमी है, अब धीरे से कहती है, हो सकता है तुम परफेक्ट न हो, पर तुम उतने ही काफी हो जितने अभी हो। और यही समझ हमारी नई शुरुआत बन जाती है। अंत में जैसे किताब हमारे कंधे पर हाथ रखकर धीरे से फुसफुसाती है, अगर किसी ने तुम्हें ये सब पहले नहीं बताया तो कोई बात नहीं, अब तुम जानते हो। और अब से तुम अपने दिल से थोड़ी नरमी से पेश आ सकते हो। और शायद यही सबसे बड़ी जीत है, अपने ही दिल के लिए घर जैसा बन जाना। सोचिए, अगर जिंदगी एक लंबी नदी है तो हम सब उस नदी में साथ बह रहे हैं। कभी पानी शांत, कभी उथल पुथल, कभी लहरें हमें डराती है तो कभी वही लहरें हमें आगे भी बढ़ाती है। इस किताब का एक और गहरा संदेश यही है कि जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव हमारी कमजोरी नहीं, हमारी यात्रा का हिस्सा है। लेखिका हमें अपूर्णता, इम्परफेक्शन को अपनाने के बारे में बताती है। हम सब कहीं न कहीं परफेक्ट बनने की दौड़ में फंसे रहते हैं। परफेक्ट शरीर, परफेक्ट करियर, परफेक्ट रिलेशनशिप, परफेक्ट इमेज। पर सच तो यह है कि परफेक्शन कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक मृत तृष्णा है। एक लड़की थी जो अपने हर काम में परफेक्ट बनना चाहती थी। अगर खाना पकाती तो परफेक्ट, अगर लिखती तो परफेक्ट, अगर बोलती तो परफेक्ट। पर जितनी कोशिश करती उतना ही खुद से असंतुष्ट होती जाती। फिर उसने एक दिन महसूस किया कि वो परफेक्ट बनने की कोशिश में जीना ही भूल गई है। तब उसने कुछ और सोचा, मैं बस ईमानदार रहूंगी अपनी कोशिशों में, अपनी भावनाओं में, अपने फैसलों में। और वहीं से उसकी जिंदगी थोड़ी हल्की हो गई। किताब हमें सिखाती है, अपूर्णता बोझ नहीं, मानवता का प्रमाण है। फिर लेखिका हमें सेल्फ रेगुलेशन यानी अपने मन को शांत करने के तरीके सिखाती है। कभी सांसें तेज हो जाती है, दिल घबराने लगता है, दिमाग में शोर भर जाता है। ऐसे में हम अपने शरीर का सहारा ले सकते हैं। धीरे धीरे गहरी सांसें, कंधों को ढीला छोड़ना, पैरों का जमीन से जुड़ना महसूस करना। ये छोटे छोटे कदम दिमाग को संदेश देते हैं, सब ठीक है, मैं सुरक्षित हूं। एक युवक था जिसे पैनिक अटैक आते थे। उसे लगता था कि वो सबके सामने टूट जाएगा। लेकिन जब उसने सांसों पर ध्यान देना सीखा तो धीरे धीरे उसका डर छोटा होने लगा। डर गया नहीं, पर अब वो उसके सामने मजबूत खड़ा हो पाता था। फिर किताब सेल्फ वर्थ, खुद की कीमत की बात करती है। हम अक्सर
अपनी कीमत अपने परिणामों से जोड़ देते हैं। अगर सफल हुए तो अच्छे, अगर असफल हुए तो बेकार। लेकिन ये सच नहीं। हमारी कीमत हमारे होने से है, न कि हमारे करने से। एक बच्चा जब जन्म लेता है तो क्या उसकी कोई कीमत नहीं होती, सिर्फ इसलिए कि उसने अभी कुछ हासिल नहीं किया? बिल्कुल होती है। वैसी ही कीमत हम सबकी रहती है पूरी जिंदगी। बस हम उसे भूल जाते हैं। फिर किताब हमें छोटे पलों की शक्ति याद दिलाती है। हम सोचते हैं कि बदलाव बड़े फैसलों से आता है, लेकिन असल में बदलाव आता है छोटे छोटे रोजमर्रा के चुनावों से। आज थोड़ा और धैर्य, आज थोड़ा और सच, आज थोड़ा और दया। आज अपने लिए एक छोटा सा कदम। एक महिला ने बस इतना तय किया कि वो हर दिन अपने बारे में एक अच्छी बात लिखेगी। पहले मुश्किल लगा, पर फिर धीरे धीरे उसे अपने भीतर वो रोशनी दिखने लगी जिसे वो अब तक अनदेखा करती रही थी। किताब फिर उम्मीद की बात करती है, पर ये नकली मुस्कुराहट वाली उम्मीद नहीं, बल्कि जमीन से जुड़ी सच्ची शांत उम्मीद। उम्मीद का मतलब ये नहीं कि मुश्किलें खत्म हो जाएंगी, बल्कि यह कि हम उनसे हार न माने। एक बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, उम्मीद वो पुल है जो आज के संघर्ष और कल की संभावना के बीच बना रहता है, और यही पुल हमें टूटने से बचाता है। फिर किताब सीखते रहने के महत्व पर लौटती है। जीवन कोई फाइनल एग्जाम नहीं, ये एक लगातार चलने वाली क्लास है। कल जो समझ नहीं आया, आज समझ आ सकता है। जो आज नहीं समझ पाए, वो कल समझ में आएगा। और यही सीख हमें और परिपक्व बनाती है। लेखिका हमें अंत में एक बेहद कोमल संदेश देती है कि हम सब किसी न किसी मोर्चे पर लड़ रहे हैं, भले ही बाहर से मुस्कुरा रहे हों। इसलिए अपने लिए थोड़ी नरमी रखें, और अगर कभी टूट भी जाए तो अपना ही हाथ पकड़कर फिर से उठना सीखें, क्योंकि जीवन का सार यही है, गिरकर उठना, सीख कर बढ़ना, और दिल में करुणा बनाए रखना। और फिर किताब जैसे आखिरी बार फुसफुसाती है, जो बातें तुम्हें कभी किसी ने नहीं बताई, अब वो तुम्हें पता है। अब तुम अपने मन के साथी बन सकते हो, और यही सबसे बड़ी जीत है। अब जरा उस पल के बारे में सोचिए जब आप खुद को किसी और से तुलना करते पकड़ लेते हैं। कोई आगे बढ़ गया, कोई सफल हो गया, कोई खुश दिखता है, और आप अपने मन में चुपचाप कहते हैं, मैं अब तक यहां ही हूं। किताब हमें बहुत प्यार से याद दिलाती है कि तुलना एक ऐसा खेल है जिसमें कोई भी सचमुच नहीं जीतता, क्योंकि हम जब दूसरों की जिंदगी देखते हैं तो हमें सिर्फ उनकी हाइलाइट दिखाई देती है। कैमरा फ्रेंडली मुस्कान, उपलब्धियों की तस्वीरें, खुशहाल पल, लेकिन पर्दे के पीछे उनका संघर्ष, उनकी रातें, उनके डर हमें नहीं दिखते। एक युवक था जो हर बार अपने दोस्तों को आगे बढ़ते देख अंदर से टूटने लगता। वो सोचता, शायद मुझ में ही कुछ कमी है। लेकिन जब उसने सच में लोगों से उनकी कहानी सुनी तो उसे पता चला, हर चमक के पीछे किसी न किसी दर्द का साया होता है। ये समझ आते ही तुलना धीरे धीरे प्रेरणा में बदलने लगी। किताब कहती है, अपने कल से बेहतर बनो, किसी और के आज से नहीं। फिर बात आती है खुद को स्वीकारने की। हम अक्सर सोचते हैं, जब मैं सफल हो जाऊंगा, जब मैं बदल जाऊंगा, जब सब ठीक हो जाएगा, तभी मैं खुद को प्यार करूंगा। लेकिन सच तो यह है, खुद को अभी यही के रूप में स्वीकार करना यात्रा की सबसे सुंदर शुरुआत है। एक महिला जो सालों से अपने शरीर को लेकर हीन भावना में जी रही थी, ने एक दिन आईने में देखा और कहा, मैं परफेक्ट नहीं हूं, फिर भी मैं पूरी हूं। ये शब्द उसकी जिंदगी के लिए
एक नए दरवाजे जैसे थे। स्वीकार करने का मतलब रुक जाना नहीं, बल्कि खुद को दुत्कारने के बजाय अपने साथी की तरह आगे बढ़ना है। फिर किताब हमारी इनर क्रिटिक, अंदर बैठे आलोचक की बात करती है। वो आवाज जो हर वक्त कहती है, तुमसे नहीं होगा, तुम अच्छे नहीं हो, सब तुम ही बिगाड़ते हो। ये आवाज अक्सर अतीत से आती है, किसी के कहे शब्द, कोई घटना, कोई पुराना घाव। लेकिन अब हम बच्चे नहीं रहे। हम इस आवाज से बात करना सीख सकते हैं, जैसे धन्यवाद, तुम मुझे बचाना चाहती हो, लेकिन अब मैं खुद अपना ख्याल रख सकता हूं। धीरे धीरे ये आवाज नरम होने लगती है। एक व्यक्ति जो हमेशा खुद को दोष देता था ने ये अभ्यास किया, और उसने पाया कि वो अब खुद के साथ पहले से कहीं ज्यादा शांत और सुरक्षित महसूस करता है। फिर किताब भावनात्मक सहनशीलता की बात करती है। जीवन में कई पल आएंगे जब हम टूटने की कगार पर होंगे, और फिर भी हमें जीना होगा। भावनात्मक ताकत का मतलब भावनाएं खत्म करना नहीं, बल्कि उनके साथ रहना सीखना है, बिना खुद को खोए। एक और बात बहुत खूबसूरत है। लेखिका कहती है, खुशी कोई मंजिल नहीं, ये एक अनुभव है जो आता जाता रहता है। और ये सच भी है, हम हर समय एक ही भाव में नहीं रह सकते। कभी खुश, कभी थके, कभी खाली, कभी उत्साहित। यही तो जीवन है। खुश रहने का राज हर समय मुस्कुराना नहीं, बल्कि हर भावना को जगह देना है। फिर किताब प्रेजेंस, वर्तमान में रहने की बात करती है। जब हम ये सीख लेते हैं कि अभी के पल में पूरा जीना है, तब भविष्य का डर और अतीत का बोझ थोड़ा हल्का लगने लगता है। जैसे सुबह चाय पीते समय सिर्फ चाय का स्वाद महसूस करना, रात को आसमान देखकर बस उसकी विशालता में कुछ पल ठहर जाना, या किसी अपने की हंसी सुनकर मन ही मन मुस्कुरा देना। ये छोटे पल हमारी आत्मा को धीरे धीरे भरते जाते हैं। और फिर किताब हमें एक अंतिम लेकिन बेहद महत्वपूर्ण बात सिखाती है। अपने मन को अपनी जिम्मेदारी बनाओ, न कि दोष देने का मैदान, न कि शर्मिंदा करने की जगह, बल्कि एक ऐसा घर जहां आप लौटकर आराम कर सकें, जहां चाहे दुनिया कुछ भी कहे, आपकी अपनी आवाज आपसे कहे, मैं तुम्हारे साथ हूं। और जब यह रिश्ता अपने भीतर बन जाता है, तो जीवन की राहें थोड़ी कम डरावनी और थोड़ी ज्यादा उम्मीद भरी लगने लगती है। किताब जैसे हमें धीरे से विदा करते हुए कहती है, तुम टूटे नहीं हो, तुम सीख रहे हो। और शायद यही इस पूरी यात्रा का सबसे सच्चा सार है। अब सोचिए, जिंदगी कभी कभी कितनी उलझी हुई लगती है। हम रास्ते पर चलते रहते हैं, लेकिन मन के अंदर एक ही सवाल घूमता रहता है, मैं सच में कहाँ जा रहा हूं? कभी लगता है सब ठीक चल रहा है, फिर अचानक कोई घटना हमें भीतर तक हिला देती है। ऐसे पलों में हम अक्सर खुद पर शक करने लगते हैं, क्या मैं सही हूं? क्या मुझसे गलती हो रही है? किताब हमें सिखाती है कि यह सवाल होना कमजोरी नहीं, बल्कि इंसान होने की पहचान है। एक युवक था जो हमेशा मजबूत दिखना चाहता था। कभी किसी से अपने डर, अपने टूटेपन या अपनी उलझन के बारे में बात नहीं करता था। उसे लगता था, अगर मैंने दिखा दिया कि मैं परेशान हूं, तो लोग सोचेंगे कि मैं कमजोर हूं। लेकिन अंदर ही अंदर वो डूबता जा रहा था। एक दिन उसने पहली बार अपने करीबी दोस्त से खुले दिल से बात की, और उसे हैरानी हुई, क्योंकि उसके दोस्त ने कहा, मैं भी तो यही महसूस करता हूं। और उस दिन उसे पहली बार एहसास हुआ कि कमजोरी नहीं, खुलकर बात करना एक तरह की हिम्मत होती है।
किताब बताती है, जब हम अपनी सच्चाई बांटते हैं तो हम हल्के हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि दर्द गायब हो जाता है, लेकिन अब वो बोझ सिर्फ हमारे कंधों पर नहीं रहता। फिर किताब एक और बहुत गहरी बात कहती है, हम अपने बारे में जो कहानी बनाते हैं वो ही हमें दिशा देती है। अगर हमारी कहानी ये हो, मैं हमेशा असफल हूं, तो हम उसी चश्मे से हर घटना को देखेंगे। लेकिन अगर हमारी कहानी ये हो, मैं सीख रहा हूं, तो वही घटनाएं हमारे लिए शिक्षक बन जाती है। एक महिला थी जो अपने अतीत की वजह से अपने को दोष देती रहती थी, लेकिन जब उसने अपने जीवन की कहानी को एक नए नजरिए से देखा, जैसे कि वो कितनी बार टूटी और कितनी बार उठी, तो उसे समझ आया कि वो असफल नहीं बल्कि बेहद मजबूत है। इस किताब की खासियत यही है, ये आपको अपने ही जीवन का नया अर्थ दिखाने लगती है। फिर लेखिका बताती है कि हर दिन हमारे पास एक चुनाव होता है, या तो हम अपने डर के साथ खामोश लड़ते रहें, या हम उनका नाम लेकर उन्हें स्वीकार करें। डर का नाम लेने से वो गायब तो नहीं होता, लेकिन उसकी पकड़ ढीली पड़ने लगती है। जैसे, हां, मैं अकेला महसूस करता हूं, हां, मुझे रिजेक्शन से डर लगता है, हां, मैं कभी कभी खुद पर शक करता हूं। इन शब्दों में एक सच्चाई होती है, और यही सच्चाई हीलिंग की शुरुआत होती है। फिर किताब हमें संतुलन सिखाती है, न तो खुद को हमेशा सही मानना और नहीं हमेशा गलत, बल्कि खुद को एक सीखते हुए इंसान की तरह देखना। एक युवक हर असफलता पर अपने ऊपर टूट पड़ता था, लेकिन जब उसने ये समझा कि गलतियां भी उसकी कहानी का हिस्सा है, तो उसके भीतर शांति आने लगी। किताब हमें यह भी याद दिलाती है कि खुद की देखभाल, सेल्फ केयर, सिर्फ आराम करने का नाम नहीं, बल्कि खुद के साथ ईमानदार होने का नाम है। कभी आराम चाहिए, कभी सीमाएं चाहिए, कभी हिम्मत चाहिए, और कभी बस एक गहरी सांस। और इसी के साथ एक बेहद कोमल सच कि हर इंसान अपनी क्षमता से बहुत ज्यादा हिम्मत रखता है, बस उसे याद दिलाने वाला कोई चाहिए। एक बुजुर्ग महिला ने कहा, हम सब दिल में टूटन लेकर जीते हैं, फर्क बस इतना है कि कुछ लोग उस टूटन में भी रोशनी जलाना सीख जाते हैं। और शायद यही इस किताब का सार है, टूटन को रोशनी में बदलना। धीरे धीरे ये कहानी हमारे भीतर एक शांत विश्वास जगाती है कि चाहे जिंदगी कितनी भी उलझी क्यों न लगे, हम उसे समझना, संभालना और जीना सीख सकते हैं। और अगर किसी ने हमें ये सब पहले नहीं सिखाया, तो भी कोई बात नहीं, आज से ये सीख हमारी है। अब सोचिए, कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ों पर लाकर खड़ा कर देता है जहां दो ही रास्ते दिखते हैं, या तो हार मान लो, या फिर थोड़ी सी हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ो। और अक्सर उस छोटे से पल में हमारे भीतर एक लड़ाई चलती है। एक आवाज कहती है, तुमसे नहीं होगा, और दूसरी बहुत हल्की सी आवाज कहती है, बस एक बार कोशिश तो करो। किताब हमें सिखाती है कि वो हल्की सी आवाज ही हमारी असली ताकत होती है। एक युवक था जो कई बार जीवन में असफल हुआ। लोगों ने उसे कहा, तुम्हें बदलना पड़ेगा, नहीं तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। वो टूट गया, उसे लगा कि वो किसी काम का नहीं। लेकिन फिर एक दिन उसने सोचा, शायद मुझे पूरी तरह बदलने की जरूरत नहीं, बस अपने जख्मों को समझने की जरूरत है। धीरे धीरे उसने अपने डर, अपने पैटर्न, अपनी सोच, सबको समझना शुरू किया, और देखा कि समस्या वो नहीं था, समस्या वो कहानी थी
जो उसने अपने बारे में बना ली थी। किताब कहती है, हमारी हीलिंग तभी शुरू होती है जब हम खुद को दोषी मानना बंद कर देते हैं। फिर बात आती है आत्मकरुणा, सेल्फ कंपैशन की, यानी खुद के साथ वही नरमी रखना जो हम दूसरों के लिए रखते हैं। एक लड़की जो हमेशा खुद पर सख्त रहती थी ने थेरेपी में सीखा, अगर तुम किसी दोस्त से इतनी कठोर बातें नहीं कहती तो खुद से क्यों कहती हो? और ये सवाल उसके लिए जिंदगी बदल देने वाला साबित हुआ। धीरे धीरे उसने खुद को माफ करना सीखा, और माफ करना मतलब भूल जाना नहीं, बल्कि ये स्वीकार करना कि हां, मैंने गलतियां की, लेकिन मैं सीख रही हूं और मैं फिर भी प्यार और सम्मान के लायक हूं। फिर किताब हमें वास्तविक उम्मीद सिखाती है, यानी ये समझ कि जिंदगी में सब कुछ परफेक्ट नहीं होगा। कभी हम जीतेंगे, कभी हारेंगे, कभी गिरेंगे, कभी उठेंगे, लेकिन फिर भी जीना जारी रखेंगे। एक बुजुर्ग व्यक्ति का कहना था, मैंने जिंदगी से ये नहीं सीखा कि दर्द नहीं होगा, मैंने ये सीखा कि दर्द के बावजूद सुबह होती रहती है। और यही बात हमारे भीतर एक शांत भरोसा जगाती है। फिर किताब हमें बताती है कि कभी कभी हमारा दिमाग इतना उलझ जाता है कि हर बात भारी लगने लगती है। ऐसे में हमें छोटे लक्ष्यों की जरूरत होती है, जैसे आज सिर्फ 10 मिनट टहलूंगा, आज सिर्फ एक फोन कॉल करूंगा, आज सिर्फ अपने दिल की सुनूंगा। ये छोटे कदम धीरे धीरे बड़े बदलाव बन जाते हैं। एक महिला जिसने बहुत लंबे समय तक उदासी झेली ने बस इतना तय किया, मैं रोज एक बार धूप में बैठूंगी, और वही छोटा सा पल धीरे धीरे उसके दिल के लिए रोशनी का दरवाजा बन गया। फिर किताब हमें खुद को नए सिरे से परिभाषित करने का साहस देती है। हम अक्सर अपने पुराने अनुभवों से अपनी पहचान जोड़ लेते हैं, जैसे मैं तो हमेशा कमजोर रहा हूं, मैं हमेशा हार गया हूं, मैं ऐसा ही हूं। लेकिन सच्चाई यह है, हम हमेशा बदल रहे हैं, सीख रहे हैं, बढ़ रहे हैं। आज का मैं कल के मैं जैसा नहीं है, और ये समझ हमें आजाद करती है। फिर किताब हमें रिश्तों पर दोबारा लाती है। वो कहती है कि हमें ऐसे लोगों की जरूरत होती है जो हमें हमारी कमजोरी नहीं, हमारी इंसानियत के साथ स्वीकार करें। ऐसे लोग जो ये न कहें तुम क्यों टूटे, बल्कि कहें आओ, बैठो, बताओ तुम अकेले नहीं हो। और अगर कोई ऐसा नहीं है तो किताब कहती है, पहला दोस्त खुद बनो, अपने लिए वही जगह बनाओ जहां तुम बिना डर अपने दिल की बात कर सको। आखिर में किताब हमें एक बेहद सरल पर गहरा सच देती है कि जो कुछ भी हम महसूस करते हैं वो हमारे खिलाफ नहीं, हमारे पक्ष में संदेश होते हैं। दर्द कहता है यहां ध्यान दो, उदासी कहती है तुम्हें आराम चाहिए, गुस्सा कहता है कुछ गलत है, खुशी कहती है तुम सही रास्ते पर हो। और जब हम इन आवाजों को समझना सीख जाते हैं तो जीवन थोड़ा सरल, थोड़ा शांत और थोड़ा सुंदर लगने लगता है। और अगर किसी ने ये सब पहले आपको नहीं बताया तो कोई बात नहीं, अब ये समझ आपके पास है और यही आपकी नई शुरुआत है। सोचिए, जिंदगी कभी कभी हमें रुककर सोचने पर मजबूर कर देती है। हम भागते रहते हैं, काम, जिम्मेदारियां, रिश्ते, उम्मीदें, और फिर अचानक किसी दिन दिल धीरे से पूछता है, मैं सच में कैसा हूं? अक्सर हम इस सवाल से बचते हैं क्योंकि डर लगता है कि कहीं जवाब पसंद ना आए। लेकिन किताब यही सिखाती है
कि खुद से ईमानदार होना डरावना जरूर है, पर सबसे ज्यादा आजाद करने वाला भी। एक युवक था जो हमेशा हंसमुख दिखता था, दोस्तों के साथ मजाक, परिवार के लिए जिम्मेदार, काम में व्यस्त। सबको लगता था ये तो हमेशा खुश रहता है, लेकिन रात को जब वो अकेला होता तो उसका दिल भारी हो जाता। उसके अंदर ऐसी बातें थी जो उसने कभी किसी से नहीं कही थी। एक दिन उसने खुद से कहा, अब और नहीं छुपाऊंगा। और उसने पहली बार अपने दिल की बात लिखनी शुरू की। धीरे धीरे कागज उसके लिए एक भरोसेमंद साथी बन गया, और उसे महसूस हुआ कि सच को नाम देना आधे बोझ को हल्का कर देता है। किताब कहती है, भावनाएं तब तक हमें सताती है जब तक हम उन्हें अनदेखा करते रहते हैं। जैसे ही हम उन्हें स्वीकार करते हैं, उनकी शक्ति बदल जाती है। फिर किताब विचारों के चक्र के बारे में बात करती है। कभी आपने देखा होगा, एक नकारात्मक विचार आता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और अचानक पूरा मन अंधेरे से भर जाता है। इसे थॉट स्पाइरल कहते हैं। जैसे एक छोटी सी गलती हुई और दिमाग कहने लगा, मैं बेकार हूं, मुझसे कुछ नहीं होगा, सब मुझसे आगे है। और फिर हम भावनाओं के तूफान में फंस जाते हैं। किताब हमें सिखाती है, इस चक्र को बीच में ही पहचानना सीखो। खुद से पूछो, क्या ये सच है या मैं बस डर के असर में सोच रहा हूं? ये सवाल हमारे मन को धीरे धीरे धरती पर वापस ले आते हैं। एक महिला जो हर छोटी बात पर खुद को दोष देती थी ने ये अभ्यास अपनाया, और धीरे धीरे उसका दिमाग उसी बात को इतना बड़ा बनाना छोड़ने लगा। फिर बात आती है रफ्तार धीमी करने की। आज की दुनिया हमसे कहती है, तेज चलो, करते रहो, रुको मत। लेकिन किताब कहती है, कभी कभी रुककर सांस लेना भी जरूरी है, क्योंकि धीमे चलना हारना नहीं, ये समझदारी है। जैसे थकी हुई आत्मा के लिए आराम ईंधन जैसा होता है। एक युवक जो हमेशा दौड़ता रहता था, एक दिन इतना थक गया कि कुछ भी अच्छा नहीं लगा। फिर उसने धीरे धीरे अपने दिन में छोटे छोटे ठहराव जोड़ दिए। सुबह 10 मिनट शांति, शाम को थोड़ी टहलना, दिन में एक पल बिना फोन के बैठना। और अचानक उसे लगा जैसे जिंदगी फिर से रंग भरने लगी हो। फिर किताब माफी पर लौटती है, खासकर खुद को माफ करने पर। हम अपने अतीत के लिए अपने आप को बार बार सजा देते हैं, लेकिन सजा हमारे दिल को ठीक नहीं करती, बल्कि उसे और सख्त बना देती है। लेखिका कहती है, अपने पुराने रूप को एक बच्चे की तरह देखो। वो भी अपनी समझ के हिसाब से जीने की कोशिश कर रहा था, तो क्यों ना उसके लिए करुणा रखी जाए। एक लड़की जो अपने अतीत के एक फैसले के लिए खुद को दोष देती रही ने ये बात समझी, और पहली बार उसने खुद से कहा, मैंने उस वक्त जितना समझ पाई वही किया। ये वाक्य उसके लिए दर्द पर मरहम जैसा था। फिर किताब हमें याद दिलाती है कि जीवन में प्यार और जुड़ाव बहुत जरूरी है। ना सिर्फ रोमांटिक प्यार, बल्कि दोस्ती, परिवार, साथ, समर्थन। हम अकेले जी सकते हैं, लेकिन साथ में हम बेहतर खिलते हैं। लेकिन साथ ही वो ये भी बताती है कि रिश्तों में सीमाएं होना उतना ही आवश्यक है, क्योंकि खुद को खोकर किसी को पाना आखिरकार खुद को ही चोट देता है। एक व्यक्ति जो हर समय सबको खुश करने की कोशिश करता था, आखिरकार टूट गया। तब उसने सीखा, ना कहना रिश्ते तोड़ना नहीं, बल्कि खुद को बचाना है। और फिर किताब हमें यही समझ देती है
कि वास्तविक शांति तब आती है जब हम अपनी दुनिया अंदर से बनाना शुरू करते हैं, जहां सम्मान भी हो, दयालुता भी और सच्चाई भी। अंत में इस हिस्से में किताब जैसे हमसे कहती है, धीरे चलो, खुद के साथ रहो। तुम्हें सब तुरंत नहीं समझना, बस सीखते रहना। और शायद यही जीवन की सबसे खूबसूरत प्रक्रिया है। अब जरा सोचिए, कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि आपका दिल कुछ और चाहता था, लेकिन दिमाग ने कहा, नहीं, ये मत करो। लोग क्या कहेंगे? हम में से बहुत से लोग अपनी असली आवाज को धीरे धीरे इतना दबा देते हैं कि एक दिन हमें खुद ही समझ नहीं आता कि हम सच में क्या चाहते हैं। किताब हमें यहीं पर रोकती है और बहुत प्यार से पूछती है, आखिरी बार तुमने सिर्फ अपनी खुशी के लिए क्या किया था? एक युवक था जिसे बचपन से ही पेंटिंग का शौक था, लेकिन जिंदगी की दौड़ में नौकरी, जिम्मेदारियां और समाज की उम्मीदों ने उसकी ब्रश को अलमारी में कैद कर दिया। वो सफल तो था, पर भीतर कहीं खाली सा महसूस करता था। फिर एक दिन उसने बस यूं ही पुराना ब्रश उठा लिया, रंग मिलाने लगा, कैनवास पर कुछ बनाने लगा, और उसे लगा जैसे उसकी आत्मा धीरे धीरे फिर से सांस लेने लगी हो। किताब कहती है, हमारी आत्मा के कुछ हिस्से सिर्फ तब जागते हैं जब हम वो करते हैं जो सच में हमें जीवित महसूस कराता है। फिर किताब भावनात्मक थकान, इमोशनल एग्जॉशन की बात करती है। कभी आप महसूस करते हैं कि आप रो भी नहीं पा रहे, हंस भी नहीं पा रहे, बस सुन्न, खाली, थके हुए। ये थकान सिर्फ शरीर की नहीं होती, ये दिल की थकान होती है। ऐसा तब होता है जब हम बहुत लंबे समय तक अपनी ही भावनाओं के खिलाफ जाते रहते हैं। एक महिला थी जो हमेशा दूसरों के लिए मौजूद रहती थी, सबकी बात सुनती, सबके लिए खड़ी रहती, अपने लिए कुछ नहीं बचता। धीरे धीरे वो भीतर से बुझने लगी। तब उसने एक छोटा सा फैसला लिया, मैं अपने लिए भी जगह बनाऊंगी। कभी एक कप कॉफी अकेले, कभी एक लंबी सैर, कभी बस शांत बैठना। और वहीं से उसकी थकान धीरे धीरे पिघलने लगी। किताब ये समझाती है, खुद का ख्याल रखना स्वार्थ नहीं, जरूरत है। जिस तरह सांस लेने से पहले हमें ऑक्सीजन चाहिए, उसी तरह संतुलन के लिए हमें खुद से जुड़ना जरूरी है। फिर किताब दृष्टिकोण, पर्सपेक्टिव की बात करती है। जिस तरह एक तस्वीर दूरी से देखने पर अलग लगती है और बहुत पास से देखने पर अलग, उसी तरह हमारी समस्याएं भी हमारे देखने के नजरिए पर निर्भर होती है। कभी हम इतने पास से देखते हैं कि सब कुछ भारी लगता है, लेकिन जब हम थोड़ा पीछे हटकर देखते हैं तो समझ आता है, ये तो बस मेरी कहानी का एक अध्याय है, पूरी किताब नहीं। एक युवक जो हर छोटी बात पर गिर जाता था, ने ये सीखा कि उसे हर लड़ाई अकेले नहीं लड़नी, कभी आराम भी लड़ाई का हिस्सा होता है। और ये समझ उसके भीतर शांति बनकर उतर गई। फिर किताब हमें याद दिलाती है कि हम इंसान हैं, रोबोट नहीं। तो कभी हमारा मन डगमगाएगा, कभी हम गलत फैसला लेंगे, कभी हम टूटेंगे भी, लेकिन असली बात यह नहीं कि हम टूटते हैं, बल्कि यह है कि हम फिर जुड़ना सीखते हैं। और जुड़ना तभी संभव है जब हम खुद को सजा देने के बजाय समझने की कोशिश करें। एक महत्वपूर्ण बात किताब बार बार दोहराती है, फीलिंग्स आर नॉट फैक्ट्स, यानी भावनाएं हमेशा सच्चाई नहीं होती, वे अनुभव है, और अनुभव समय के साथ बदलते हैं। अगर आज दिल भारी है तो इसका मतलब यह नहीं कि हमेशा ऐसा ही रहेगा। जैसे मौसम बदलते हैं
वैसे ही मन के मौसम भी बदलते हैं, और इस सच्चाई में बहुत बड़ा सुकून छुपा है। फिर किताब हमें भविष्य के डर से बाहर आने की राह दिखाती है। हम अक्सर सोचते हैं, अगर ऐसा हो गया तो, अगर मैं हार गया तो, अगर सब गलत हो गया तो। लेकिन हम ये क्यों नहीं पूछते, अगर सब ठीक हो गया तो? आखिरकार भविष्य हमारे डर से नहीं, हमारे आज के कदमों से बनता है। और अगर आज हम एक छोटा सा सही कदम उठा लें, तो वही कल की उम्मीद बन सकता है। अंत में इस हिस्से में किताब हमें एक बेहद सुंदर एहसास देती है कि जीवन कोई परीक्षा नहीं है जहां आपको हर हाल में टॉप करना हो। जीवन एक अनुभव है जिसे महसूस करना है, सीखना है, जीना है। और अगर आज आप बस इतना कर पा रहे हैं कि सांस ले रहे हैं, दिल धड़क रहा है, और आप फिर उठने की कोशिश कर रहे हैं, तो यकीन मानिए, आप हार नहीं रहे, आप जी रहे हैं। अब जरा उस पल को महसूस कीजिए जब आप अपने जीवन के रास्ते पर चलते चलते एक मोड़ पर रुक जाते हैं और अचानक महसूस होता है, मैं अब पहले जैसा नहीं हूं। न ये बदलाव किसी एक दिन में आता है, न किसी एक फैसले से। ये तो धीरे धीरे छोटे छोटे एहसासों से बनता है। और तभी किताब हमें याद दिलाती है कि बदलाव कोई धमाके की तरह नहीं, बल्कि हवा की तरह आता है, शांत, मुलायम, लेकिन गहरा। एक युवक था जो अपने अतीत के बोझ के साथ जीता रहा। हर नई शुरुआत में उसे अपने पुराने डर सामने खड़े मिलते। उसे लगता कि वो चाहे जितना आगे बढ़ जाए, अतीत उसे वापस खींच ही लेगा। लेकिन एक दिन उसने अपने थेरेपिस्ट से पूछा, मैं अपने अतीत से कैसे छुटकारा पाऊं? तब उसे जवाब मिला, अतीत से भागो मत, बस उसे अपने साथ चलने दो। तुम आगे हो, वो पीछे। और ये बात उसके दिल में बस गई। किताब कहती है, हम अतीत को मिटा नहीं सकते, लेकिन हम उससे दोस्ती करना सीख सकते हैं। जब तक हम उससे लड़ते रहते हैं, वो हमें हराता रहता है। लेकिन जैसे ही हम कहते हैं, हां, तुम मेरे साथ हुए, पर तुम मुझे परिभाषित नहीं करोगे, तभी हम सच में आजाद होने लगते हैं। फिर किताब हमारी आंतरिक सुरक्षा की बात करती है, यानी वो एहसास कि चाहे बाहर कुछ भी हो, अंदर एक जगह ऐसी है जहां हम सुरक्षित हैं। ये सुरक्षा दूसरे लोग नहीं बनाते, ये हम खुद बनाते हैं, अपने शब्दों से, अपने चुनावों से, अपने रवैये से। एक महिला जिसने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे, ने समझा कि जो कुछ भी हो रहा है वो उसके नियंत्रण में नहीं, पर उसकी प्रतिक्रिया हमेशा उसके हाथ में है। तो उसने सीखा, कम आलोचना, ज्यादा समझ, कम डर, ज्यादा विश्वास। धीरे धीरे उसने अपने भीतर एक सुरक्षित जगह बना ली, जहां वो खुद को सिर्फ एक इंसान की तरह प्यार कर सकती थी। फिर बात आती है गिल्ट, यानी अपराध बोध की। कभी आपने नोटिस किया है, हम खुद को माफ करना सबसे मुश्किल काम समझते हैं? कभी किसी रिश्ते में, कभी किसी फैसले में, कभी अपने ही सपनों के साथ। हम खुद को कहते हैं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन किताब हमें याद दिलाती है कि तब हमारे पास उतना ही ज्ञान था जितना उस समय होना संभव था। और इंसान तो सीख कर ही आगे बढ़ता है। एक युवक कई सालों तक एक गलती के लिए खुद को दोष देता रहा, लेकिन जब उसने अपने पुराने रूप को देखा, जैसे वो कोई छोटा सा बच्चा हो जो रास्ता ढूंढ रहा था, तो उसके दिल में सख्ती की जगह करुणा आ गई। यही बदलाव उसकी हीलिंग की शुरुआत बना। फिर किताब एक और गहरी बात बताती है कि हम सब कभी न कभी खुद को खो देते हैं, रिश्तों में, उम्मीदों में, समाज की आवाजों में। लेकिन ये खो जाना अंत नहीं होता। कई बार
यही खोना हमें फिर से अपने असली रूप तक पहुंचाता है। जैसे जंगल में भटकते भटकते आपको अचानक एहसास हो कि रास्ता बाहर नहीं, आपके भीतर था। किताब कहती है, अपनी आवाज को सुनो, धीरे धीरे, धैर्य के साथ, बिना जजमेंट के, क्योंकि आपका दिल आपके लिए दुश्मन नहीं, मार्गदर्शक है। बस हम उसे सुनना भूल गए हैं। फिर किताब संतुलन की बात करती है। ना तो बहुत ज्यादा कठोर होना, ना ही बेहद लापरवाह। संतुलन, जहां हम गलतियों को मानते भी हैं पर खुद को छोड़ते नहीं, जहां हम जीवन को गंभीरता से लेते हैं पर हंसना नहीं भूलते। एक महिला ने कहा, मैं पहले जीवन को या तो बहुत हल्के में लेती थी या बहुत भारी। अब मैंने सीखा है कि जिंदगी एक नाजुक कप जैसी है, जिसे प्यार से, ध्यान से, पर मुस्कुराते हुए पकड़ना चाहिए। और शायद यही कला है जीना सीखने की। अंत में, इस हिस्से में किताब हमें एक शांत, सुकून भरा संदेश देती है कि हम सब अपनी अपनी कहानी के यात्रियों हैं। किसी का रास्ता आसान, किसी का मुश्किल, लेकिन हर कहानी कीमती है। और अगर आज आप अपने दिल को थोड़ा और समझ पा रहे हैं, तो समझिए आप सही दिशा में हैं, क्योंकि असल जीत दूसरों पर नहीं, अपने डर पर होती है। अब जरा उस एहसास को महसूस कीजिए जब किसी शाम आप अकेले बैठे होते हैं और अचानक दिमाग चुप हो जाता है। न कोई बड़ा सवाल, न कोई फैसला, बस एक शांत सा ठहराव। ऐसे पलों में हम अपने दिल की धड़कन तक सुन सकते हैं। और शायद यही वो पल होते हैं जहां हम खुद के सबसे करीब होते हैं। किताब हमें बताती है कि इस शांति को महसूस करना बहुत जरूरी है। हमारी जिंदगी अक्सर शोर से भरी रहती है। काम का शोर, सोच का शोर, रिश्तों का शोर, अपेक्षाओं का शोर। पर कहीं भीतर एक शांत सा कमरा होता है जहां हम बैठकर अपने असली रूप से मिल सकते हैं। एक युवक था जो हर समय भविष्य की चिंता में डूबा रहता था। कल क्या होगा? अगर सब गलत हो गया तो? उसकी चिंता उसे जीने ही नहीं देती थी। फिर उसने माइंडफुलनेस, यानी वर्तमान में रहने का अभ्यास शुरू किया। दिन के बस कुछ पल वो अपनी सांसों पर ध्यान देता, या आसपास की आवाजें सुनता, या अपने दिल की धड़कन महसूस करता। धीरे धीरे उसने जाना कि कई बार हमारा डर खुद हमारी ही कल्पना होता है। और जब हम अभी के पल में जीते हैं तो डर की पकड़ हल्की हो जाती है। किताब समझाती है कि हमारा मन अक्सर या तो अतीत में घूमता रहता है या भविष्य में दौड़ता रहता है, लेकिन जीवन हमेशा यही होता है, इस पल में। और ये बात इतनी सरल होने के बावजूद इतनी गहरी है कि अगर हम सच में इसे जीना सीख जाए तो आधा बोझ वैसे ही उतर जाता है। फिर किताब सपोर्ट सिस्टम की बात करती है, यानी वो लोग, वो रिश्ते, वो जगहें जहां हमें अपनी बात कहने की जगह मिल सके। हम सोचते हैं कि हमें सब कुछ खुद ही संभालना है, लेकिन सच ये है, इंसान हमेशा से रिश्तों के सहारे जीता आया है। एक महिला जिसने सालों तक अपनी परेशानियां अकेले झेली, एक दिन एक सपोर्ट ग्रुप का हिस्सा बनी। वहां उसने देखा कि इतनी सारी कहानियां उसकी जैसी ही है, और तभी उसे एहसास हुआ कि वो कभी अकेली नहीं थी, बस चुप थी। किताब कहती है, मदद मांगना कमजोरी नहीं, हिम्मत है, क्योंकि ये स्वीकार करना कि मुझे सहारे की जरूरत है बहुत गहरा साहस मांगता है। फिर किताब ग्रोथ, यानी विकास की बात करती है। विकास
हमेशा ऊंची छलांग नहीं होता। कभी ये बस इतना होता है कि जहां पहले आप टूट जाते, आज आप संभल जाते हैं। जहां पहले आप खुद को दोष देते, आज आप खुद से थोड़ा नरम हो जाते हैं। जहां पहले आप हार मान लेते, आज आप फिर कोशिश करते हैं। एक युवक जो हर असफलता के बाद टूट जाता था, धीरे धीरे इतना मजबूत हुआ कि अब वही असफलता उसे एक सबक लगती थी। और यही सच्चा विकास है। फिर किताब खुशी की परिभाषा बदलती है। खुशी हमेशा उत्साह नहीं होती, हमेशा हाई एनर्जी नहीं होती। कभी खुशी बस एक शांत सांस है, एक हल्का सा सुकून, एक सरल सा ठीक हूं। और ये छोटी सी खुशी अक्सर सबसे सच्ची होती है। फिर किताब एक और गहरे सच पर आती है कि जीवन में सब कुछ हमारे नियंत्रण में नहीं होता। कभी रिश्ते छूट जाते हैं, कभी सपने टूट जाते हैं, कभी कमजोरी सामने आ जाती है, लेकिन इन सब के बावजूद हम जीते रहते हैं। और यही मानवता की ताकत है। एक बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, मेरी जिंदगी मेरे हिसाब से नहीं चली, लेकिन फिर भी मैं उससे प्यार करना सीख गया। और शायद यही परिपक्वता है, जीवन को उसकी अपूर्णता सहित स्वीकार करना। किताब हमें एक तरह की भीतरी आजादी सिखाती है, जहां हम दूसरों की सोच से नहीं डरते, अपने अतीत से नहीं भागते और भविष्य के डर से बंधे नहीं रहते, बल्कि यही इस पल में अपने पूरे अस्तित्व के साथ खुद को स्वीकार करते हैं। और फिर हम अपने दिल से धीरे से कहते हैं, जो भी हूं, जैसा भी हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं, और यही काफी है। अब जरा उस एहसास को याद कीजिए जब किसी मुश्किल दौर के बाद आप अचानक महसूस करते हैं, मैं अब उतना टूटता नहीं जितना पहले टूट जाता था। ये कोई बड़ा जश्न नहीं होता, कोई ताली बजाने वाला नहीं होता, कोई सराहना करने वाला नहीं होता, लेकिन भीतर बहुत गहराई में एक छोटी सी लौ जल उठती है। यही लौ हमारी अंदर की मजबूती होती है, जिसे किताब रेजिलियंस कहती है। मजबूती का मतलब ये नहीं कि हम कभी नहीं रोते, या कभी नहीं गिरते, या कभी नहीं डरते। मजबूती का मतलब बस इतना है कि हम टूट कर भी खुद को इकट्ठा करना सीख जाते हैं। एक युवक था जो पहले छोटी सी बात पर भी अपने बारे में बुरा सोचने लगता था, लेकिन समय के साथ उसने अपने भीतर एक नई आदत बना ली, गिरने पर खुद से कहना, ठीक है, मैं इंसान हूं, फिर कोशिश करूंगा। और जैसे जैसे ये शब्द उसकी आत्मा का हिस्सा बनते गए, वैसे वैसे वो अपने ही जीवन का साथी बनता गया, दुश्मन नहीं। किताब हमें बार बार याद दिलाती है कि हमें अपना सबसे बड़ा आलोचक नहीं, अपना सबसे भरोसेमंद दोस्त बनना है। फिर किताब लॉस, खोने के विषय पर आती है। जीवन में कभी कोई रिश्ता, कभी कोई सपना, कभी कोई अपना हमसे दूर चला जाता है, और हम ये सोचकर टूट जाते हैं, अब मैं कैसे जीऊंगा। लेकिन धीरे धीरे हम सीखते हैं कि दर्द चला नहीं जाता, बस उसका रूप बदल जाता है। वो दिल में एक शांत सी जगह बनाकर वहां बैठ जाता है। शुरुआत में वो जगह बहुत भारी लगती है, पर समय के साथ वो जगह याद, कृतज्ञता और प्रेम में बदलने लगती है। एक महिला जिसने किसी अपने को खोया कहती है, मैंने उसे खोया नहीं, बस अब वो मेरे साथ किसी और रूप में है। और यही समझ हमारे दिल को थोड़ी सी राहत देती है। फिर किताब एक बेहद गहरी बात समझाती है कि हम सब अपनी अपनी कहानी लेकर जीते हैं। कुछ कहानियों में बहुत प्यार है, कुछ में संघर्ष, कुछ में दर्द, और ज्यादातर में
इन सब का मिश्रण। लेकिन हम अपनी कहानी को कैसे देखते हैं, यही तय करता है कि हम कैसा महसूस करेंगे। अगर हम खुद को पीड़ित समझें तो दुनिया हमें एक युद्ध भूमि लगेगी। अगर हम खुद को सीखने वाला यात्री समझें तो दुनिया एक यात्रा स्थान बन जाएगी। एक युवक जो हर घटना को मेरे साथी क्यों के नजरिए से देखता था, धीरे धीरे उसने ये सोचना शुरू किया, इससे मैं क्या सीख सकता हूं? और बस इतने से बदलाव से उसका जीवन धीरे धीरे हल्का होने लगा। फिर किताब हमें याद दिलाती है कि मदद लेना एक बहादुरी भरा कदम है, चाहे वो दोस्त हो, परिवार हो, थेरेपिस्ट हो या कोई भरोसेमंद इंसान। ये कहना मैं ठीक नहीं हूं अपने आप में एक बहुत बड़ा साहस है, क्योंकि इस वाक्य में सच्चाई भी है और उम्मीद भी। फिर बात आती है स्वयं से जुड़ने की। कभी कभी हम इतने लंबे समय तक, अब जरा उस पल की कल्पना कीजिए जब आप किसी सुबह उठते हैं और महसूस करते हैं आज अंदर कुछ हल्का सा है। शायद सब कुछ सही नहीं हुआ, शायद समस्याएं वही है, लेकिन फिर भी दिल के किसी कोने में एक छोटी सी राहत होती है। यही वो संकेत है कि भीतर कहीं हीलिंग, सुधरना धीरे धीरे चल रहा है। किताब हमें बताती है हीलिंग का मतलब दर्द भूल जाना नहीं होता, बल्कि दर्द के साथ जीना सीख जाना होता है, बिना टूटे। एक युवक था जो लंबे समय तक अपनी गलतियों के बोझ तले जीता रहा, लेकिन धीरे धीरे उसने अपने भीतर एक नई आदत शुरू की। जब भी वो खुद को दोष देता, वो रुककर पूछता, अगर कोई दूसरा इंसान मेरी जगह होता तो क्या मैं उससे भी इतनी ही सख्ती से पेश आता? और जवाब हमेशा होता नहीं। तब उसे एहसास हुआ कि उसकी सख्ती दूसरों के लिए नहीं, सिर्फ खुद के लिए थी। और उसी दिन से उसने फैसला किया कि अब वो खुद के साथ भी उतनी ही दयालुता रखेगा जितनी दूसरों के लिए रखता है। किताब समझाती है सेल्फ कंपैशन कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मा की ताकत है। फिर किताब आइडेंटिटी, पहचान पर बात करती है। हम अक्सर अपनी पहचान इन चीजों से जोड़ लेते हैं, काम, रिश्ते, उपलब्धियां, भूमिकाएं। लेकिन अगर ये सब एक पल में छिन जाए तो क्या हम खत्म हो जाते हैं? नहीं, हम अभी भी वो इंसान रहते हैं जो महसूस करता है, सोचता है, सीखता है, प्यार करता है। यानी हमारी असली पहचान बाहर नहीं, अंदर होती है। एक महिला जिसने अपनी नौकरी खो दी, शुरुआत में टूट गई। उसे लगा कि उसकी कीमत उस नौकरी से ही जुड़ी थी, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आया कि वो सिर्फ एक पद नहीं, एक डेजिग्नेशन नहीं, बल्कि एक पूरा इंसान है। और यही समझ उसे फिर खड़े होने की ताकत देने लगी। फिर किताब हमें यह देखने के लिए प्रेरित करती है कि हम कैसे सोचते हैं, कैसे महसूस करते हैं और कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। ये सब चीजें सीखी हुई होती है, और जो सीखा जा सकता है उसे बदला भी जा सकता है। मतलब हम फंसे हुए नहीं हैं, हम विकसित हो रहे हैं। फिर बात आती है अपने शरीर से जुड़ने की। हमारा शरीर हमसे लगातार बात करता रहता है, कभी थकान के जरिए, कभी दर्द के जरिए, कभी बेचैनी के जरिए, लेकिन हम अक्सर उसे अनदेखा कर देते हैं। एक युवक जो लगातार काम करता रहा, एक दिन इतना थक गया कि उसके शरीर ने उसे रोक ही दिया। तब उसने सीखा कि शरीर दुश्मन नहीं, संकेत देने वाला साथी है। अगर हम उसे सुनना सीखें तो हम
अपने मन को भी समझना शुरू कर देते हैं। फिर किताब ग्रेटफुल अवेयरनेस, कृतज्ञता के साथ जागरूकता का सुंदर विचार देती है। कृतज्ञता ये नहीं कहती कि सब कुछ अच्छा ही है, वो सिर्फ इन छोटी बातों पर रोशनी डालती है, जैसे एक प्याली चाय, किसी की मुस्कान, एक शांत शाम, या खुद का धीरे धीरे संभलना। ये छोटे पल दिल के लिए मरहम बन जाते हैं। एक महिला जिसकी जिंदगी कठिनाइयों से भरी थी ने रोज सिर्फ 3 बातें लिखना शुरू किया जिनके लिए वो आभारी थी। पहले उसे कुछ नहीं मिलता था, फिर उसने बहुत छोटी बातों से शुरू किया, जैसे आज धूप निकली थी, आज मैंने खुद से बात की, आज मैंने थोड़ा मुस्कुराया, और धीरे धीरे उसकी दुनिया उतनी काली नहीं लगने लगी। किताब का आखिरी बड़ा संदेश है कि जीवन हमारे खिलाफ नहीं, हमारे साथ होता है, सिर्फ हमेशा वैसा नहीं जैसा हम चाहते हैं। और कभी कभी जो कठिन रास्ते मिलते हैं वे हमें हमारे भीतर छिपी ताकत दिखाने आते हैं। अंत में किताब जैसे हमारे कंधे पर हाथ रखकर कहती है, तुम्हें हर चीज अकेले समझनी नहीं, बस अपने साथ सचेत, दयालु और धैर्यवान रहो। बाकी रास्ता खुद ही बनता जाएगा और हम धीरे धीरे ये स्वीकार करना सीख जाते हैं कि मैं पूरा नहीं, पर अधूरा भी नहीं, मैं टूटा नहीं, मैं बस सीख रहा हूं। और यही जीवन की सबसे खूबसूरत यात्रा है। अब जरा कल्पना कीजिए, आप इस पूरे सफर के आखिरी मोड़ पर खड़े हैं। पीछे मुड़कर देखते हैं तो आपको वो सारे पल याद आते हैं जब आपने टूटकर भी खुद को संभाला, डरकर भी आगे बढ़ने की कोशिश की, और मुश्किलों के बीच भी जीना नहीं छोड़ा। यही तो असली ताकत है जिसे किताब हमें धीरे धीरे, बिना दबाव, बिना शोर शराबे के समझाती चली जाती है। लेखिका का संदेश बहुत साफ है। मानसिक स्वास्थ्य कोई लग्जरी नहीं, बल्कि जरूरत है, और इसे संभालना सीखने में कोई शर्म नहीं। हम जैसे अपने शरीर का ख्याल रखते हैं, वैसे ही अपने मन का ख्याल रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। एक युवक जिसने अपनी जिंदगी का लंबा समय उलझन और डर में बिताया, अंत में यह कहता है, मैं अब भी परफेक्ट नहीं हूं, मेरी जिंदगी भी परफेक्ट नहीं, लेकिन अब मैं खुद का दुश्मन नहीं रहा, मैं खुद का साथी बन गया हूं। और शायद यही इस किताब का सबसे बड़ा सार है। किताब हमें सिखाती है कि भावनाएं दुश्मन नहीं, संदेश है, कि दर्द हमारी कहानी का हिस्सा है, हमारी पहचान नहीं, कि तुलना हमें छोटा बनाती है जबकि करुणा हमें जोड़ती है, कि हर इंसान में गिरकर उठने की गहरी क्षमता होती है, और कि हम सब सीख रहे हैं, बन रहे हैं, बढ़ रहे हैं। फिर किताब हमें एक बड़ा